This conference will now be recorded. हार्डवेयर ऑटोमेशन मतलब एक ऐसा ऑटोमेशन जिसमें हम अपने डिवाइसेस को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इजीली मूव नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर मतलब जिसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर सकते हैं। हार्डवेयर मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव नहीं कर सकते। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन होता है वायरिंग से। जैसे सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन की अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन के केस में जो भी हम डिवाइसेस यूज करते हैं उसको हम सिंपली प्लग इन और प्लग आउट करते हैं। इसके अलावा हमें कोई थर्ड काम उसमें नहीं करना होता है। ठीक है। और अगर हम हार्डवेयर ऑटोमेशन की बात करें तो हार्डवेयर ऑटोमेशन ऐसे ऑटोमेशन होते हैं जो हम मेनली पब्लिक प्लेसेस पे यूज करते हैं। और जो भी ऑटोमेशन पब्लिक प्लेस पे यूज होता है वो ऑटोमेशन हमें उसकी जो वायरिंग है उसको हमें फिक्स करना होता है, वॉल के अंदर माउंट करना होता है। तो अगर हम किसी भी वायरिंग को वॉल के अंदर माउंट कर देंगे तो दैट इज कॉल्ड द फिक्स्ड वायर। इन फ्यूचर जैसे कि हम एलिवेटर्स या एस्केलेटर्स की बात करें जो हम मॉल्स वगैरह में देखते हैं, तो अगर हम अपने एलिवेटर को या एस्केलेटर को या डोर लॉकिंग सिस्टम्स को अगर हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाना चाहें तो हम इजीली नहीं मूव कर सकते क्योंकि उनकी जो वायरिंग है वो वॉल के अंदर माउंट होती है, फिक्स होती है। ठीक। तो ये तो दो एग्जांपल हो गए, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ठीक, इसके एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं ऑटोमेशन। थर्ड टाइप का जो ऑटोमेशन होता है दैट इज कॉल्ड फैक्ट्री ऑटोमेशन और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिंपली एक ऐसा ऑटोमेशन जिसको हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में कन्वेयर बेल्ट, मोटर्स, सोलेनॉइड वाल्व्स, पंप्स, इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। अगर हम कन्वेयर बेल्ट की बात करें तो कन्वेयर बेल्ट का यूज होता है प्रोसेस को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करने के लिए। और कन्वेयर बेल्ट के साथ हम कन्वेयर बेल्ट की हम मूव करते हैं मोटर्स की हेल्प से। ठीक है। फिर उसके लिए हम सेंसर्स यूज करते हैं, एक्चुएटर्स यूज करते हैं, सोलेनॉइड बॉल्व्स यूज करते हैं। बहुत सारी चीजें हम ऐसी हैं जो उसके लिए हम यूज कर लेते हैं। राइट। तो ये तो हमारा एक टाइप का हो गया इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। अब बात आती है कि हम किसी भी टाइप के ऑटोमेशन के लिए, जैसे हमने डिस्कस किया सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन या हार्डवायर ऑटोमेशन या इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, तो उसके लिए हम कौन से टूल्स का यूज करते होंगे। ठीक। सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन के लिए जो हम टूल यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एम्बेडेड सिस्टम्स। एम्बेडेड सिस्टम का मतलब हुआ कि कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर। देखो, हम जितनी भी चीजें डिस्कस करेंगे वो पीएलसी के बारे में भी करेंगे, बट अभी मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ जो आपकी ब्रांच के अकॉर्डिंग भी सूटेबल रहेगा और आपको ऑटोमेशन के बारे में भी पता लग जाएगा। ठीक। तो एम्बेडेड सिस्टम्स जो हम एम्बेडेड सिस्टम जो हम यूज करते हैं वो हम सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन एंड हार्डवेयर ऑटोमेशन इन दो पर्पस के लिए यूज करते हैं, जिसमें एम्बेडेड सिस्टम के लिए हम मल्टीपल माइक्रो कंट्रोलर्स का यूज कर सकते हैं। एम्बेडेड सिस्टम में हम जैसे आर्डिनो, रेस्पबेरी पाई, ठीक है, 8051 EBR, वी हैव मल्टीपल कंट्रोलर्स जिनका हम इन पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। ठीक है। और दूसरा आता है हमारे पास, दूसरा ये होता है हमारे पास कि जो हार्डवायर्ड ऑटोमेशन है, जैसे हमने एम्बेडेड सिस्टम जिसके लिए यूज किया तो वहाँ पे भी हम माइक्रो कंट्रोलर्स का यूज करेंगे, जैसे कि हमने एग्जांपल अभी डिस्कस किए हैं 8051, रेस्पबेरी पाई और आर्डिनो। ठीक है। तो वी हैव मल्टीपल कंट्रोलर्स फॉर दैट। उन छोटे छोटे कंट्रोलर्स का हम यूज करके ये छोटे छोटे टाइप के ऑटोमेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। फिर आती है बात जब फैक्ट्री ऑटोमेशन की या इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की, तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए हम सिर्फ पीएलसी का यूज करते हैं। पीएलसी इज कॉल्ड द प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। व्हाई वी यूज पीएलसी इन द केस ऑफ फैक्ट्री ऑटोमेशन? बिकॉज जब भी हम आर्डिनो की बात करें या एम्बेडेड सिस्टम की बात करें तो एम्बेडेड सिस्टम्स, आर्डिनो, सब ये माइक्रो कंट्रोलर से बनते हैं। माइक्रो कंट्रोलर की अगर बात करें तो माइक्रो कंट्रोलर इज अ काइंड ऑफ आईसी। आईसी की बात करें देन आईसी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स। और ट्रांजिस्टर्स की बात करें तो ट्रांजिस्टर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ डायोड्स। तो हम बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ कि हम अगर एम्बेडेड सिस्टम यूज कर रहे हैं तो हम आर्डिनो यूज कर रहे हैं या फिर कोई 8051, और ये सब एक टाइप की आईसी है। आईसी का मतलब वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो एक टाइप के ट्रांजिस्टर से मिलकर बनी है, और ट्रांजिस्टर जो बने हैं वो डायोड से बने हैं। राइट। तो इन शॉर्ट जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ उसका मतलब ये हुआ कि हम जब डायोड से बनी हुई चीज यूज कर रहे हैं तो डायोड की जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो राउंड अबाउट 5 वोल्ट 12 वोल्ट तक रहती है। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं किसकी, इंडस्ट्रीज की, तो इंडस्ट्रीज में जो हमारी ऑपरेटिंग वोल्टेज होती है वो 3 फेज हो सकती है, सिंगल फेज हो सकती है, और कोई भी हाई लोड डीसी भी हो सकती है। ठीक। तो जब हमारी वोल्टेज इतनी ज्यादा हाई लोड होती है तो उस केस में उस केस में हम किसका यूज नहीं कर पाते, हम एम्बेडेड सिस्टम, माइक्रो कंट्रोलर्स, आर्डिनो, रास्पबेरी पाई, एवीआर, इन सब का यूज नहीं कर पाते। तो यही एक रीजन है कि हम एम्बेडेड का यूज क्यों नहीं करते फैक्ट्रीज में। फिर एक रीजन आता है कि हम पीएलसी का यूज क्यों नहीं करते सॉफ्टवेयर में।
क्योंकि जो पीएलसी है, जैसे आप पीएलसी की बात करें तो पीएलसी का ऑपरेटिंग वोल्टेज है दैट इज राउंड अबाउट 24 वोल्ट, ठीक है। तो उस 24 वोल्ट डीसी को हम 5 वोल्ट में मिनिमाइज करके और एम्बेडेड सिस्टम्स बना के उसका, और हम फिर छोटे छोटे जैसे वॉशिंग मशीन रेफ्रिजरेटर में लगा तो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम वोल्टेज को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, लार्ज भी कर सकते हैं और रिड्यूस भी कर सकते हैं। बट पॉइंट पॉइंट यहाँ पे आके रुकता है कि जो पीएलसी की कॉस्टिंग की बात आती है तो वो हमारे डिवाइस की कॉस्टिंग को भी या फिर हमारे किसी भी अप्लायंसेस की कॉस्टिंग को भी इंक्रीज कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी माइक्रोवेव ओवन की एग्जाम्पल लें तो माइक्रोवेव ओवन मार्केट में हमें 3000 4000 की रेंज में मिल जाता है, लेकिन अगर हम उसी माइक्रोवेव ओवन को पीएलसी के साथ बनाए तो उसकी जो कॉस्टिंग है वो 3000 प्लस 8000 मिनिमम कॉस्ट ऑफ पीएलसी, राउंड अबाउट सम कर दें तो हम ये 11000 तक मिनिमम पहुंच जाएंगे। अब मार्केट में अगर दोनों ही माइक्रोवेव ओवन पहुंचेंगे तो ये ऑब्वियस है कि लोग 3000 को ही परचेज करेंगे, 8000 को परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि काम दोनों से सेम होना है, ठीक है। बस डिफरेंस आएगा उनके कंट्रोलर्स का कि एक में आपने बड़ा कंट्रोलर यूज किया और एक में आपने छोटा कंट्रोलर यूज किया। तो लोगों को उस चीज से कोई मतलब नहीं है, हाँ बड़ा कंट्रोलर हो या छोटा, उनको तो रिजल्ट चाहिए और रिजल्ट 3000 वाले में भी आ रहा है। तो इट मीन्स कि हम पीएलसी को यूज सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन और हार्डवेयर ऑटोमेशन होम अप्लायंसेज और ऑफिस अप्लायंसेज में इसलिए नहीं करते क्योंकि वो जो दोनों टाइप के ऑटोमेशंस हैं उनमें अगर हम पीएलसी यूज करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्टिंग जो है वो बढ़ जाएगी। तो सिंपल सा फंडा है, एम्बेडेड को यूज इसलिए नहीं करते इंडस्ट्री में क्योंकि वोल्टेज इश्यूज आते हैं, और पीएलसी इसलिए यूज नहीं करते होम अप्लायंसेज और ऑफिस ऑफिस अप्लायंसेज में क्योंकि यहाँ पे कॉस्टिंग का इशू आ जाता है। अब बात करते हैं पीएलसी की। तो जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है दैट इज अ काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड पीएलसी इज द टूल ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। पीएलसी एक टाइप का टूल है दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। The first PLC was introduced in 1960 and it was developed by General Motors. The name of the first PLC was 081 series PC. इसको पहला नाम दिया था 081 series PC. PC means programmable controller, not personal computer. It was programmable controller. It was the combination of hardware and software. जो जब पहली पीएलसी बनी थी तो उसको बनाने में 80 अटेम्प्ट्स फेल हो गए थे। एट लास्ट 81st अटेम्प्ट में जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ और जो रियल टाइम में इम्प्लीमेंट हो पाया वो था जनरल मोटर्स का, इसलिए उन्होंने इस पीएलसी का नाम 081 सीरीज पीसी रख दिया। इसको प्रोग्रामेबल कंट्रोलर बोला गया था, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा कंट्रोलर था जिसको हम प्रोग्राम कर सकते थे, और जब भी हम प्रोग्राम करेंगे तो हम किसी सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, इसलिए हम बोल रहे हैं कि प्रोग्रामेबल कंट्रोलर और पीएलसी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर। अगर हम 1960 से भी थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले जाएं तो 1960 के टाइम पे, मतलब 1960 से पहले के टाइम पे भी इंडस्ट्रीज में ऑटोमेशन होता था। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री में उससे पहले ऑटोमेशन नहीं होता था, बस उस ऑटोमेशन को परफॉर्म करने के लिए उस समय हमारे पास पीएलसीज नहीं थी। तो उस टाइम पे हम कैसे ऑटोमेशन करते थे, हमारे पास डिवाइसेज होते थे लाइक टाइमर्स, काउंटर्स, रिलेज, पंप्स, सोलेनॉइड वॉल्व्स, इन सब चीजों का यूज करके हम ऑटोमेशन परफॉर्म करते थे। जैसे रिले की अगर बात करें तो रिले को हम एज अ स्विच बिहेव कराते हैं, ठीक। तो स्विचिंग करने के लिए बेसिकली टर्न ऑन और टर्न ऑफ करने के लिए हम रिलेज का यूज करते थे। अब कोई प्रोसेस मुझे 5 सेकंड के लिए परफॉर्म करना है तो मैं टाइमर यूज कर रहा हूँ और मैंने टाइमर में पहले ही सेट कर दिया है कि ये 5 सेकंड तक चलेगा। लेकिन ये सब डिवाइसेस थे, डिवाइसेस होने का मतलब ये था कि ये सब एक टाइप के हार्डवेयर थे, और जो भी आपको टाइम पीरियड सेट करना है वो आपको किस पे सेट करना है, अपने हार्डवेयर में सेट करना है। फिर आपको जो वायरिंग है वो इस हिसाब से करनी है। सपोज आपने एग्जांपल लिया है कि ये सेंसर एक्टिवेट होगा तो ये मोटर ऑन होगी, अगर ये सेंसर एक्टिवेट नहीं होगा तो ये मोटर ऑन नहीं होगी, या इसका वाइस वर्सा कर लिया कि ये सेंसर एक्टिवेट होगा तो मोटर ऑन नहीं होगी, और सेंसर एक्टिवेट नहीं होगा तो मोटर ऑन हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि सिंगल केस है, मल्टीपल केस हो सकते हैं, और मल्टीपल केसेस एक साथ भी हो सकते हैं, और एक साथ होंगे तो इसका मतलब मल्टीपल डिवाइसेज यूज होंगे, और मल्टीपल डिवाइसेज होंगे तो मल्टीपल वायरिंग होगी, मतलब वायरिंग का पार्ट जो है कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो जो इश्यूज आए इंडस्ट्रीज के सामने 1960 से पहले, वो इश्यूज क्या आए थे, इसे अभी मैं आपको 1960 से पहले का ये प्रॉब्लम समझाने के लिए मैगी का एग्जांपल देता हूँ। आपको पता होगा कि जब मैगी मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई थी, ठीक है, तो उस टाइम पे उसकी सेल उतनी ज़्यादा नहीं थी। कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में जब नया आता है तो उसकी सेल उतनी अच्छी नहीं होती जब तक उसको लोग यूज़ ना कर लें और उसको एक ब्रांड ना बना दें, ठीक है। तो उसकी सेल उस समय पे बहुत कम थी। तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि इंडस्ट्री ने ऑटोमेशन नहीं था मैगी की इंडस्ट्री के पास, ये एज्यूम करके चल रहे हैं, और वो सारा प्रोसेस मैनुअली टाइमर, काउंटर्स, रिलेज, एक्चुएटर्स, इन सब की हेल्प से और वायरिंग की हेल्प से करती थी। तो उसका जो प्रोडक्शन था उन दिनों वो सिर्फ 100 मैगी पर डे का प्रोडक्शन था। उसके बाद लोगों ने मैगी को खाना स्टार्ट किया,
जब लोग मैगी खा रहे हैं तो उनको मैगी पसंद आई, फिर हॉस्टल्स में बहुत ज़्यादा मैगी जो है लोगों को पसंद आने लगी। तो जब हॉस्टल्स में लोगों को मैगी पसंद आई तो उसकी पब्लिसिटी हुई तो उसकी डिमांड बढ़ी, और जब उसकी डिमांड बढ़ी तो उसके बाद उसका प्रोडक्शन भी हमें बढ़ाना पड़ा या मैगी को बढ़ाना पड़ा। तो मैगी को जब उसका प्रोडक्शन बढ़ाना है तो इसका मतलब उसको अब टाइमर में सेटिंग चेंज करनी है कि अब कितना प्रोडक्शन होगा, कितने टाइम पीरियड तक कौन सी मोटर चलेगी या कौन सी मशीन चलेगी। फिर मोटर की स्पीड क्या होगी, फिर काउंटिंग पहले 100 हो रही थी, अब 1000 काउंटिंग करनी है उसको सपोज। तो उसको सारी चीज़ें जो चेंज करनी है वो किस पे करनी है, अपने हार्डवेयर पे जाके करनी है, वायरिंग चेंज करनी है, टाइमर काउंटर हटा के नए लगाने हैं। यानी कि जिस टाइम पीरियड पे ये चेंजेस होंगे उस टाइम पे आपका जो प्लांट है वो पूरा प्रॉपर बंद रहेगा, क्योंकि वायरिंग यानी कि करंट का इशू, और आप डायरेक्टली चलती लाइन पे काम नहीं कर सकते, तो आपको प्लांट को शट डाउन करना पड़ेगा, मेंटेनेंस मोड पे डालना होगा। ठीक। तो ये तो दो केस हुए, उसके बाद मैगी पे बैन लगा, फिर से प्रोडक्शन कम हुआ, अगेन यू नीड टू चेंज अ प्लांट, एंड देन मैगी से बैन रिमूव हुआ। इट मीन्स कि आपको फिर से अपने प्लांट को चेंज करने की जरूरत है। तो ये सब प्रोसेस को देखते हुए इंडस्ट्री ने सोचा है कि हमारा जो मैक्सिमम टाइम है वो सिर्फ इसी चीज में लग जाता है कि अकॉर्डिंग टू डिमांड हमें अपने प्लांट की पोजीशन को, उसकी वायरिंग को, उसके हार्डवेयर को चेंज करना पड़ता है। कि कुछ ऐसा अगर हो कि जिसमें हम सिर्फ सॉफ्टवेयर पे चेंजेस करें और वी कैन से कि हम अपने कंप्यूटर में कोई चेंजेस करें और वो चेंजेस हमें हार्डवेयर पर रिफ्लेक्ट हो जाएं, तो वो मच बेटर आइडिया होगा, जिससे हमारा टाइम भी सेव होगा, प्रोडक्शन भी हम ज़्यादा कर पाएंगे। जब इस आइडिया को सोचा तो बहुत सारी कंपनीज ने अपने अपने रिसर्च पेपर देने स्टार्ट किए, और रिसर्च पेपर सबके एक्सेप्ट हो रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं, लेकिन रियल टाइम में कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था। एट लास्ट 81st अटेम्प्ट में जनरल मोटर्स का जो पेपर पब्लिश हुआ था, उसी की वजह से एक प्रोग्रामेबल कंट्रोलर बन पाया था जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन था। और उस रिसर्च पेपर का मेन रोल यही था कि उसमें हमारे टाइमर्स, काउंटर्स, जितनी भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे थे वो सब उसने पीएलसी में यूज़ कर ली थी, पीएलसी के अंदर इंक्लूड कर ली थी, और उसी उसी को हम सॉफ्टवेयर की हेल्प से प्रोग्राम कर रहे थे। मतलब if in any time I need to change the timing, I need to change the counting, I need to change any other thing related to speed or process or productivity, then in that case I can change all these things using the software. That is why PC programmable controller was the combination of hardware as well as software. और इसकी प्रोग्रामिंग करने के लिए जो लैंग्वेजेस को यूज किया गया वो लैंग्वेजेस थी बेसिक्स ऑफ अबेकस, पास्कल एंड सी लैंग्वेज। अबेकस पास्कल जो है वो आपकी मैथमेटिकल लैंग्वेजेस हैं, और सी एज यू नो की एक बेसिक बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो इन लैंग्वेज को 1960 में यूज कर रहे थे, लेकिन ये लैंग्वेजेस उस टाइम पे उतनी कॉमन नहीं थी और बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस थी, इसलिए हर कोई पीएलसी को यूज नहीं कर पा रहा था, या फिर ये कहें कि पीएलसी पे काम करने वाले लोग उतने ज्यादा नहीं मिल पा रहे थे। इसलिए लेटर ऑन एक फिर इस प्लान को थोड़ा सा चेंज किया, और प्लान में क्या किया कि अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चेंज करना है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जब चेंज किया तो नई लैंग्वेज को उसमें इंट्रोड्यूस किया, और जो नई लैंग्वेज उसमें इंट्रोड्यूस हुई दैट वाज दी लॉजिक लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग। इसको हमने लॉजिक गेट की हेल्प से करना होता है। अभी मैं आपको सिखाऊंगा ये प्रोग्रामिंग, आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी हमारी एक नई प्रोग्रामिंग, लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग। इस लैडर लॉजिक की हेल्प से ही हम क्या कर रहे थे कि अपने सॉफ्टवेयर में चेंजेस करके और हार्डवेयर पे इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे। तो जब ये इंट्रोड्यूस हुई तो पीसी का नाम उठा के रख दिया पीएलसी। अब पीएलसी की हेल्प से इंडस्ट्रीज में ऑटोमेशन हो रहा है, आप अपने सॉफ्टवेयर से प्रोग्राम कर रहे हैं, हार्डवेयर में इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, आपको रिफ्लेक्ट हो रही है चीजें, जो भी चेंजेस आप करना चाहते हैं वो हो रहे हैं, और आपका पूरा प्लांट ऑटोमेशन में कन्वर्ट हो गया। तो दे वर हैप्पी कि यस 1970 में उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है और उनका प्लांट पीएलसी की हेल्प से ऑटोमेटिक हो गया है। अब जब प्लांट ऑटोमेटिक हुआ, आप लोग को समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ, या फिर स्पीड मेरी ज्यादा हो रही है या सुनाई नहीं दे रहा है? कोई एक बोलेगा। मैसेज ही कर दो ऑल यार। सेट सर। ठीक है, ठीक है, ओके। तो जब 1970 में इंडस्ट्री बहुत हैप्पी थी कि उनका जो प्लांट है वो ऑटोमेशन में कन्वर्ट हो गया एंड एवरीथिंग इज गोइंग वेरी स्मूथ, तब उस टाइम पे उनके सामने एक और नई प्रॉब्लम आई। अब वो प्रॉब्लम क्या थी वो डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं मेरी एक कंपनी है, मेरी एक फैक्ट्री है या मेरी एक इंडस्ट्री है, और आप सब लोग वहाँ पे इंजीनियर रिक्रूटेड है। ठीक है, आप सब लोग पीएलसी इंजीनियर है, सपोज आप सबको पीएलसी आती है। ठीक, और आप सब लोग मेरी इंडस्ट्री में क्या कर रहे हैं बेसिकली,
कि आपका काम है पहले आप लोग मैनुअली प्रोसेस करवाते थे मैन पावर से, लेकिन जब से आप लोगों ने मुझे आइडिया दिया था कि पीएलसी जैसी कोई टर्म मार्केट में है और उससे हम ऑटोमेशन कर सकते हैं, तो मैंने अपने प्लांट को आपके कहने पे ऑटोमेशन में कन्वर्ट कर दिया और आप सबको एक एक कैबिन दिया मैंने और उसमें एसी लगा दिया। अब आप लोग अपनी प्रोग्रामिंग जो है अपने कैबिन से बैठ के करते थे और जो चेंजेस होते थे वो मतलब बाहर हार्डवेयर पे मशीन पे चेंजेस आ जाते थे, तो सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा था। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि कोई एरर एरर आई आपके प्रोसेस में, जैसे कि सपोज करते हैं कि एक बॉटल बन रही है, उसमें फिलिंग हो रही है, ठीक है, उसमें कोई लिक्विड भरा जा रहा है, जिससे आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स या पानी की बॉटल्स ले लेते हैं। आपने कन्वेयर बेल्ट लगाई थी और उसमें कन्वेयर बेल्ट हर बॉटल को आगे बढ़ाते हुए भरती हुई जा रही थी आगे, लेकिन बीच में एक बॉटल गिर गई। जैसी वो बॉटल गिरी, पहले तो आपको ये नहीं समझ में आया कि क्यों गिरी, ठीक, या फिर ये हुआ कि एक बॉटल में थोड़ा सा लिक्विड ज्यादा चला गया, तो आपको ये समझ में नहीं आया कि वो लिक्विड ज्यादा क्यों गया, या फिर वो गिरी तो क्यों गिरी, और जब एक बॉटल गिरी तो उसकी वजह से सारी बॉटल गिरी, और जब एक में ज्यादा लिक्विड चला गया तो उसके पीछे वाली में कम लिक्विड गया, क्योंकि उसको तो मैनेज करना था, उस मशीन ने अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर दिया। लेकिन ये एरर कैसे आई ये आपको समझ में नहीं आई। अब आपसे मैंने पूछा कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे को इस पीएलसी के बारे में जीरो नॉलेज है और आप सब लोग जो हैं वो पीएलसी इंजीनियर्स हैं, तो आपको इसकी कंप्लीट नॉलेज है। कि मैंने आपसे ये बात पूछी कि ये क्यों हो रहा है, तो आप लोगों ने बोला कि देयर इज सम एरर, लेट अस चेक। तो आपको मैंने 2 दिन का समय दिया, आपने चेक किया। 2 दिन के बाद आपने बोला कि ये जो एरर्स हैं ये मशीन की एरर्स हैं, हमारी साइड से हमारी प्रोग्रामिंग में तो कोई एरर नहीं है, और इस एरर को अगर हमें रिमूव करना है तो हमें मैन पावर यूज करनी होगी। मैन पावर यूज करनी होगी, इन शॉर्ट की जो प्लांट है वहाँ पे मतलब जो मशीन है उसके पास मैन पावर रहेगी, वो मैनुअली चेक करती रहेगी प्रोसेस को, और जो भी एरर्स आएगी तो वो उस बॉटल को बाहर निकाल देगी कन्वेयर से, ठीक है, और फिर मुझे आके रिपोर्ट करेगी, तब मैं फर्दर इस पे काम करूंगा। जब आप लोगों ने मुझसे बात कही तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि आप सब लोगों ने मुझे पहले बोला था जब मैं मैन पावर यूज कर रहा था और काम आप लोग करवाते थे, तो तब मैंने आपसे आप लोगों ने मुझसे बात बोली कि मार्केट में पीएलसी आ गई है, ऑटोमेशन हो रहा है, तो हम भी अपने प्लांट को ऑटोमेशन में कर लेते हैं। इससे हमारा बेनिफिट ये होगा कि मैन पावर को हम हटा देंगे और लेबर कॉस्ट भी कम हो जाएगी। मुझे आपकी बात पसंद आई, मैंने पीएलसी लगा दी। लेकिन अब आप वापस कह रहे हैं कि मैन पावर चाहिए, तो आपने मेरा इन्वेस्टमेंट इतना सारा क्यों करा? इस चीज को लेके मुझे थोड़ा सा गुस्सा है। यही चीज एक्चुअली इंडस्ट्री ने उस टाइम पे फेस की। मैन पावर को रिमूव करने के लिए पीएलसी को यूज किया, ऑटोमेशन को अप्लाई किया, और अब फिर से मैन पावर का यूज करेंगे तो इंडस्ट्री का जो बजट है वो एक्सीड करने लगा। तो फिर उस टाइम पे एक सॉफ्टवेयर बनाया गया, दैट वाज दिस स्काडा, सुपरविजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें हम अपने प्लांट के डेटाबेस को कलेक्ट कर सकते हैं, प्लस अपने प्लांट में जो भी प्रोसेस हो रहा है उसका एनिमेशन बना सकते हैं, उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, उसकी कंट्रोलिंग कर सकते हैं। तो हमने क्या करना स्टार्ट किया, अपने पूरे प्लांट को मॉनिटरिंग करना स्टार्ट की, कंट्रोलिंग करना स्टार्ट की। तो सबसे पहले आपने आपको जब स्काडा सॉफ्टवेयर मिला, तो आपने जो बॉटल कन्वेयर बेल्ट पे मूव हो रही थी, फिल हो रही थी, पैकिंग हो रही थी, लेबलिंग हो रही थी, उन सबका एक एनिमेशन इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से बनाया, और उस एनिमेशन को आपने कनेक्ट कर दिया पीएलसी के साथ, और पीएलसी ऑलरेडी कनेक्टेड थी प्लांट के साथ। तो आपकी तीनों चीजें आपस में कनेक्ट हो गई हैं और अब आपको मैन पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अपने कैबिन में बैठे बैठे आप देख सकते हैं कि क्या एरर्स आ रही हैं, किस टाइम पे आपको स्पीड बढ़ानी है, किस टाइम पे प्रोडक्शन कम करना है, किस टाइम पे प्रोडक्शन ज्यादा करना है। तो जब भी हम पीएलसी और स्काडा की बात करते हैं तो पीएलसी स्काडा बोथ आर दी टूल्स ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, और दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हैं। इसलिए अगर हम फ्यूचर में कभी आप लोग इसकी ट्रेनिंग भी करते हैं तो आई विल एडवाइज यू, अगर कोई आपको कहता है कि सिर्फ पीएलसी या सिर्फ स्काडा करना है तो डोंट गो फॉर दैट, क्योंकि वो सिर्फ आपका बेवकूफ बना रहे हैं, राइट। अगर हम सिर्फ वर्कशॉप की बात करें तो हमने पिछली वर्कशॉप जो थी वो स्काडा करी थी, और ये वाली वर्कशॉप हमने पीएलसी करी थी। तो पॉइंट ये आता है कि हमें पीएलसी स्काडा की वर्कशॉप करनी चाहिए थी। हमने सिर्फ पीएलसी और स्काडा की क्यों की थी, उसका सिंपल सा रीजन है यार, क्योंकि ये सिर्फ 2 डेज की वर्कशॉप में, और 2 डेज में पीएलसी भी सिखाना और स्काडा भी सिखाना इज क्वाइट टफ। पीएलसी उतना इजी चीज नहीं है, ठीक है, और अगर सिखा दी भी जाए तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमने इसको इंडिविजुअली प्लान किया था। बट फॉर ट्रेनिंग हम ये पूरा पैकेज एक साथ आपको देते हैं, और इवन देना भी चाहिए, क्योंकि पीएलसी स्टार्ट एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है, राइट। तो ये हमें अब क्लियर हो गया है कि पीएलसी और स्काडा कैसे और कहाँ यूज होगा। अब मुझे आप ये बताइए कि आपको अपनी स्क्रीन पे पीएलसी दिखाई दे रही है कि नहीं, एक किट दिखाई दे रही है आपको? थोड़ा सा मैं आपको, नो सर, मैं आपको दोबारा से देता हूँ। देखिए दिख रही है अभी पीएलसी?
यस ओके। जो ये पीएलसी है, ये पीएलसी हमारी एलन ब्रेडले की पीएलसी है, राइट। पीएलसी के मल्टीपल ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। पीएलसी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आती हैं, जैसे एनालॉग पीएलसी, डिजिटल पीएलसी। एनालॉग पीएलसीज एनालॉग सिग्नल्स के लिए या एनालॉग इनपुट आउटपुट्स के लिए होती हैं, और डिजिटल पीएलसीज डिजिटल सिग्नल्स के लिए होती हैं, लाइक 0 और 1। एनालॉग सिग्नल वो सिग्नल्स होते हैं जो टाइम के साथ वेरी करते हैं, कंटिन्यूस सिग्नल हम इसको कह सकते हैं, और डिजिटल सिग्नल आइदर 0 और 1 पे वर्क करते हैं। तो ये जो पीएलसी आपके सामने है, ये 0 और 1 डिजिटल पीएलसी है। ये एलन ब्रेडले ब्रांड की पीएलसी है। मल्टीपल और भी ब्रांड्स हैं, जैसे डेल्टा, सीमेंस, मित्सुबिशी, पैनासोनिक, एलजी, तोशिबा, और एक इंडिया की भी पीएलसी है, अस्त्र। इसके अलावा स्नाइडर इलेक्ट्रिक, मॉडिकॉन। सो वी हैव मल्टीपल पीएलसीज, राइट। तो जो ये आपको दिख रहा है व्हाइट कलर का, मेरी फिंगर आपको दिख रही होगी, दैट इज द एलन ब्रेडले पीएलसी। एलन ब्रेडले 2 मॉडल की पीएलसीज पे वर्क करता है। द फर्स्ट वन इज माइक्रोलॉजिक्स एंड द सेकंड वन इज कंट्रोल लॉजिक्स। माइक्रोलॉजिक्स जो पीएलसी है वो मल्टीपल सीरीज बनाती है। जैसे अब एग्जांपल ले लें हम किसी ब्रांड की, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं वीवो की, तो वीवो अपने जो फोन्स बनाता है वो वी नाम से बनाता है। तो वीवो इज द ब्रांड नेम एंड वी इज द मॉडल नेम। अब वी के अंदर भी बहुत सारी सीरीज हैं उसकी, जैसे V1, V2, V3, V4, V5, V10, V15। वी हैव मल्टीपल सीरीज। मुझे पता भी नहीं है V15 है कि नहीं है, मैंने रैंडम बोल दिया है, ठीक है। तो that 10, 11, 12, 13, 14, 15 are the series, right? इसका मतलब ये हुआ कि Allen Bradley is the name of the brand of USA, and Micrologics and Control Logics are the name of models, and then further we have 1000, 1100, 1200, 1400, 1500 and 800. These are the series of the PLCs. जो ये PLC जो हमारे पास हमको दिख रही है अभी, that is Allen Bradley Micrologics 1000। ये एलन ब्रेडले माइक्रोलॉजिक्स 1000 सीरीज की पीएलसी है, और ये एक टाइप की डिजिटल पीएलसी है। अब इसके अंदर भी, जैसे मैंने आपको नेम पूरा नेम बता दिया पीएलसी का, ABML 1000। अब इसके अंदर भी हमारे पास जो पीएलसी हैं वेरी कर जाती है कि उसमें कितने नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट्स हैं। तो अगर हम इस पीएलसी की बात करें तो इस पीएलसी में 10 इनपुट आउटपुट्स हैं। 10 इनपुट आउटपुट्स हैं, जिसमें से 6:4 है, 6 इनपुट्स हैं और 4 आउटपुट्स हैं। अब वो इनपुट्स क्या क्या हो सकते हैं, वो सब जो है इंस्ट्रूमेंटेशन का पार्ट है। पीएलसी के अगर हम सिंपल ब्लॉक डायग्राम की बात करें, तो अकॉर्डिंग टू द ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएलसी, द इनपुट ऑफ पीएलसी इज ऑलवेज इंस्ट्रूमेंटेशन, आउटपुट ऑफ पीएलसी इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर हम चीजें डिस्कस करें तो वो हो सकती हैं सेंसर्स, सेंसिंग एलिमेंट्स, ट्रांसड्यूसर्स, बटन्स, पुश बटन्स, और एनी अदर इनपुट डिवाइस। और अगर हम इलेक्ट्रिकल यानी कि पीएलसी के आउटपुट की बात करें तो उस साइड पे हो सकती हैं मोटर्स, कन्वेयर बेल्ट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, एलईडीज, एक्चुएटर्स और एनी काइंड ऑफ लोड। अब ये जो हमारी किट है, ये हमारी ट्रेनिंग किट है, ठीक है। और अगर हमारी ये ट्रेनिंग किट है, तो इस ट्रेनिंग किट की अगर हम बात कर लें, तो इस ट्रेनिंग किट के अकॉर्डिंग वी हैव 6 इनपुट्स, जिसमें हमने सारे के सारे बटन्स यूज किए हैं। फिलहाल के लिए ये सारे बटन्स हैं। फर्दर जब हम, अभी तो वर्कशॉप है, फर्दर हम इसको सेंसर्स की हेल्प से भी देख सकते हैं, ठीक है। हम इसमें सेंसर्स भी लगा सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ से स्टार्ट करें लेफ्ट साइड से, तो काउंटिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। दैट इज द फर्स्ट बटन। एक मिनट मुझे थोड़ा सा सेट करने दो, पूरा नहीं दिख रहा है ये बटन। yes, now this is visible. So that is the button number 1, then second, third, fourth, fifth, and the last one is sixth. So we have 6 inputs, that all are the buttons, and then we have 4 LEDs, 1, 2, 3 and 4। तो ये हमारी पीएलसी हो गई, ठीक है। ये हमारे इनपुट आउटपुट्स हो गए सारे के सारे। और ये हमारी क्या है, दैट इज कॉल्ड दी एसएमपीएस। एसएमपीएस मींस स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। अंजलि मेरी स्क्रीन शो नहीं होगी आपको ना, स्क्रीन मैंने हाइड की हुई है, मैंने अपना कैमरा ऑन किया हुआ है। आपको मेरी पीएलसी की किट शो हो रही होगी, मैं पीएलसी किट पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने शायद कैमरा डिसेबल ना किया हो, वो आप चेक कर लीजिए, अब क्योंकि सबको दिखाई दे रहा है और सब समझ रहे हैं चीजें, ठीक है। तो ये एसएमपीएस है। एसएमपीएस क्या होता है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। जो भी हम पीएलसी यूज कर रहे हैं उसको ऑपरेट करने के लिए हमें पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होगी, ऑब्वियस है। तो पावर सप्लाई हम जो है 220 वोल्ट ऑफ एसी यूज करते हैं नॉर्मली, जो हमारे घर पे भी आती है, ठीक है। लेकिन जो पीएलसी है वो इसको रिक्वायरमेंट होती है 24 वोल्ट ऑफ डीसी की। सो इट मींस वी हैव टू कन्वर्ट दैट 220 वोल्ट ऑफ एसी इनटू 24 वोल्ट ऑफ डीसी, एंड वो हम किसकी हेल्प से करते हैं, पावर सप्लाई की हेल्प से। जैसे आप अपने मोबाइल फोन को चार्ज करने के लिए एक
चार्जर यूज करते हैं जो आपके मोबाइल फोन को चार्ज करता है 5 वोल्ट पे, जबकि आप मोबाइल फोन अपने घर के ही सॉकेट पे प्लग करते हैं, और वो जो सॉकेट होता है उसमें आती है 220 वोल्ट ऑफ एसी एंड 6 एम्पियर, राइट। लेकिन क्या करता है आपका जो फोन का चार्जर है, जो अडेप्टर है, वो क्या करता है उस 220 वोल्ट ऑफ एसी को कन्वर्ट करता है कितने में, 5 वोल्ट ऑफ डीसी में। ऐसे ही ये वाला जो एस एम पी एस है, ये कन्वर्ट कर रहा है 220 वोल्ट ऑफ एसी को 24 वोल्ट ऑफ डीसी में। तो 24 वोल्ट ऑफ डीसी में ये कैसे कन्वर्ट कर रहा है, इसके अंदर क्या क्या चीजें यूज होती हैं। सबसे पहले हम यूज करते हैं ट्रांसफार्मर टू स्टेप डाउन दी वोल्टेज, ठीक है। फिर हम यूज करते हैं रेक्टिफायर्स, जो भी हमने वोल्टेज को स्टेप डाउन किया है वो एसी में हुई है, डीसी में नहीं हुई है, सो नाउ वी नीड टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। उसके लिए हम रेक्टिफायर्स का यूज करते हैं, और रेक्टिफायर्स के लिए हम डायोड्स का यूज करते हैं। फिर जो भी वोल्टेज हमने डीसी में कन्वर्ट की है रेक्टिफायर की हेल्प से, वो प्योरली डीसी में कन्वर्ट नहीं हो पाती, उसमें कुछ ना कुछ रिपेल्स रह जाते हैं। तो फर्दर उन रिपेल्स को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बेसिकली हम यूज करते हैं कैपेसिटर्स और फिल्टर्स का, क्योंकि कैपेसिटर्स जो है वो एसी को स्टोर करते हैं, चार्ज स्टोर होता है कैपेसिटर्स में, और चार्ज तभी स्टोर होगा जब फ्रीक्वेंसी वेरिएबल होती है। फ्रीक्वेंसी वेरिएबल सिर्फ एसी के केस में होती है, क्योंकि डीसी के केस में इम्पीडेंस इन्फिनिटी होता है, और इम्पीडेंस इन्फिनिटी होने की वजह से फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाती है। 1/ओमेगा आपने पढ़ा होगा, राइट। फ्रीक्वेंसी जीरो होगी तो डीसी जो है वो चार्ज स्टोर नहीं कर पा पाएगी, इसलिए ठीक, इसलिए हम क्या करते हैं उस केस में, हम सिर्फ कैपेसिटर्स में जब पास करते हैं तो एसी को वो चार्ज स्टोर कर लेता है, डीसी को ब्लॉक करता है, तो हम डीसी को पैरेलल पाथ से आगे बढ़ाते हैं। फिर जैसे हमने स्टेप डाउन तो कर लिया, डीसी हमारे पास आ गई, अब हमें चाहिए 24 वोल्ट ऑफ डीसी। अगर वो 30 वोल्ट है तो हम रेगुलेटर आईसी का यूज करेंगे, और उस रेगुलेटर आईसी से हम क्या करेंगे, उसको 24 वोल्ट ऑफ डीसी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पीएलसी का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो सिंपली कितना है हमारा, 24 वोल्ट ऑफ डीसी है। ये वेरी कर सकता है, इट इज नॉट मैंडेटरी कि 24 वोल्ट रहे, ये वेरी कर सकता है 19 वोल्ट से 24 वोल्ट की रेंज में, बट वो 24 वोल्ट इज द मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं जा सकता, ये हर पीएलसी के साथ है। कुछ पीएलसी ऐसी होती हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मित्सुबिशी ब्रांड की पीएलसी, जापान का ब्रांड है। मित्सुबिशी ब्रांड की पीएलसी में आपको इस एसएमपीएस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि पीएलसी के अंदर ही उसमें एसएमपीएस इनबिल्ट होता है। तो मतलब आप ये एसएमपीएस नहीं लगाते, डायरेक्टली आप 220 वोल्ट ऑफ एसी को यहाँ इंप्लीमेंट कर देते हैं, और जब 220 वोल्ट ऑफ एसी डायरेक्टली यहाँ आता है तो इसके अंदर ही एसएमपीएस सर्किट लगा है, वो फर्दर 24 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब पीएलसी का तो ऑपरेटिंग वोल्टेज 24 ही है, लेकिन वो जो एसएमपीएस अलग से लगा रहे हो वो इनबिल्ट हो जाते हैं, क्योंकि जापान की टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस है, इसलिए वो उसमें इनबिल्ट कर लेता है। अगर हम अपने ब्रांड्स की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया एलन बेडले, डेल्टा, सीमेंस, मित्सुबिशी, पैनासोनिक, तो ये सब जो है डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं, लेकिन इनके यूजर्स की बात करें अगर हम इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंग, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो इंडिया में हैं वो राउंड अबाउट 70% है, और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो राउंड अबाउट 30% है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो एलन बेडले को यूज करती हैं, और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो सीमेंस को यूज करती है, ठीक है। अब बात ये आती है कि क्या हम जैसे हम किस पे काम कर रहे हैं, एलन बेडले की पीएलसी पे काम कर रहे हैं। सपोज जिस कंपनी में हमारा प्लेसमेंट होता है या हम जॉब करने जाते हैं ऑटोमेशन से रिलेटेड, और वहाँ पे हम पीएलसी इंजीनियर हैं, और वहाँ पे हमें सीमेंस की पीएलसी मिलती है, लेकिन हमने काम एलन बेडले पे किया है, तो क्या हम आगे फर्दर उस पर काम कर पाएंगे या नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसा कोई इशू नहीं आता है। मैं आपको सिंपली अगर बताऊं, जैसे आप कभी सैमसंग का फोन यूज करते हैं, फिर कभी आप वीवो का फोन यूज कर रहे हैं, कभी आप आईफोन यूज कर रहे हैं, तो हार्डली आपको 1 या 2 दिन लगते हैं उसके सारे के सारे फीचर्स को समझने में, या फिर उसकी पूरी सेटिंग आइकन्स को समझने में, सेटिंग टूल्स को समझने में, और उन 2 डेज के बाद आप उसके साथ भी बिल्कुल फैमिलियर हो जाते हैं। इन द सेम वे जब भी आप एलन बेडले पे काम करेंगे, उसके बाद अगर आपको सीमेंस पे, मित्सुबिशी पे, किसी पे भी काम करना है, तो आप बिल्कुल इजीली फैमिलियर हो सकते हैं। इट विल टेक राउंड अबाउट 2 to 3 days, क्योंकि सिर्फ लैंग्वेजेस के चेंजेस आते हैं। जैसे अगर हम सिंपली बोले तो एलन बेडले जो है यूएस की पीएलसी है, इंग्लिश है उसकी लैंग्वेज। सीमेंस जो है वो जर्मन की है, ठीक है, जर्मनी की है, तो उसकी लैंग्वेज जो है जर्मन है, ठीक है। तो सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस आता है। अब और जब अगर हम मित्सुबिशी की बात करें तो वो जापान की है, तो जापानीज। लेकिन अब पॉइंट ये आता है कि जैसे हम एलन बेडले पे काम कर रहे हैं, इंग्लिश तो हमें आती है। अगर हमें मित्सुबिशी पे काम करना हो तो लैंग्वेज चेंज हो रही है जापानीज, तो क्या हमें जापानीज पे काम करना होगा? नो। लैंग्वेज चेंज होने का मतलब क्या है कि जैसे मित्सुबिशी ने अपनी पीएलसी तो बनाई, लेकिन उसको भी तो इंडिया में अपनी पीएलसी सेल करनी है ना, इसलिए वो अपनी पीएलसी को इंग्लिश लैंग्वेज में ही बनाता है। पर जो लैंग्वेज चेंज होना मैं आपसे कह रहा हूँ उसका मतलब क्या है वो समझते हैं। जैसे स्टैंडर्ड्स होते हैं कुछ, यूएस स्टैंडर्ड और इंडिया स्टैंडर्ड एक तरह से सेम है, क्योंकि हम पहले से बहुत टाइम पहले से ब्रिटिश को फॉलो करते हैं, ठीक है।
तो हमारा जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, तो हम इनपुट के लिए आई वर्ड का यूज करते हैं और आई लेटर का यूज करते हैं, और आउटपुट के लिए हम ओ का यूज करते हैं। अगर हम जापान की बात करें या फिर हम चाइना की बात करें, तो ये लोग क्या करते हैं, इनपुट के लिए एक्स यूज करते हैं और आउटपुट के लिए वाई यूज करते हैं। तो ये वो लैंग्वेज चेंज है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। लैंग्वेज बोलने वाली लैंग्वेज की बात नहीं हो रही है या पढ़ने वाली लैंग्वेज की बात नहीं हो रही है, सिंबल लैंग्वेज की बात हो रही है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात हो रही है। ठीक, क्लियर है आपको? आई थिंक ठीक। ऐसे अगर हम सीमेंस की पीएलसी की बात करें तो वो इनपुट के लिए तो आई ही यूज करता है, बट आउटपुट के लिए वो क्यू का यूज करता है। तो इतने से चेंजेस आएंगे। रेस्ट आप किसी भी पीएलसी के साथ बहुत कम टाइम में फेमिलियर हो सकते हैं, कोई आपको ऐसे इशू नहीं आएगा। हाँ, ये जरूर मैं कहूँगा कि हर पीएलसी के अलग अलग फीचर्स होते हैं, कुछ में कम फीचर्स होते हैं और कुछ में बहुत ज्यादा फीचर्स होते हैं। तो वो फीचर्स आपको थोड़ा पढ़ने होंगे। ये आपका शायद 7-8 दिन का टाइम ले सकता है। अगर आपको कोई गाइड करने वाला अच्छा मिल जाए तो आपको कोई इशू नहीं है। अब इनके इनपुट्स की बात करते हैं। जो पीएलसी हम देख रहे हैं इसमें कौन कौन से हमारे इनपुट्स हैं, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल बटन्स हैं, जैसे कि ये रेड है और ये ग्रीन है। ठीक है, इसके अलावा एक ब्लैक बटन भी है। पहले अभी हम कलर के हिसाब से नहीं देखते, हम सिंपली समझते हैं। अगर हम पुश बटन्स की बात करें तो पुश बटन्स जो है या फिर बटन्स जो है हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इसमें से पहला डायरेक्ट टाइप बटन। डायरेक्ट टाइप बटन का मतलब हुआ कि ऐसे बटन जिन्हें हम जब तक प्रेस करें वो तब तक ही अपना आउटपुट दें, और जब हम उनको रिलीज कर दें तो अपना आउटपुट देना बंद कर दें। दूसरा बटन आता है टॉगल बटन। टॉगल बटन ऐसे बटन होते हैं जब हमने अगर एक बार अगर हमने उनको प्रेस कर दिया तो वो उनका आउटपुट जो है वो कंटिन्यूअस रहता है, और दोबारा प्रेस कर दिया तो उनका आउटपुट जो है वो ऑफ कर देते हैं। ये हो गए हमारे टॉगल टाइप के बटन। ठीक है, फिर थर्ड कैटेगरी आती है सेट रीसेट बटन। दो बटन की ये पेयर होती है, एक बटन होता है सेट और दूसरा होता है रीसेट। सेट बटन की हेल्प से हम प्रोसेस को ऑन करते हैं और रीसेट बटन की हेल्प से हम प्रोसेस को ऑफ कर देते हैं। ठीक है, मतलब हम सेट बटन से ऑफ नहीं कर सकते और रीसेट से हम ऑन नहीं कर सकते। फिर हमारी लास्ट कैटेगरी आती है रिवर्स बटन। रिवर्स बटन भी दो बटन की पेयर होती है, लेकिन हम किसी भी बटन से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस टाइप की बटन किसी भी अप्लायंसेस को दो दो लोकेशन से कंट्रोल करने के लिए बनाई जाती है। जैसे हम अगर किसी स्टेयर्स की बात करें तो स्टेयर्स अगर दो हैं हमारी, एक मतलब बीच में बैंड आ रहा है, ठीक है, और बीच जहाँ पे बैंड है वहाँ पे क्या लगा है, एक बल्ब लगा हुआ है, एक फ्लोर ऊपर है एक फ्लोर नीचे है। तो स्टेयर के जो बिल्कुल मिड में बटन है उसको, जो मिड में बल्ब है उसको हम ऊपर से भी ऑन कर सकते हैं, नीचे से भी ऑन कर सकते हैं, ऊपर से भी ऑफ कर सकते हैं, नीचे से भी ऑफ कर सकते हैं। ऐसा जनरली होता है। या फिर बहुत बड़ी बड़ी गैलरीज में, आप लोग हॉस्टल्स में अगर रहते हैं तो आपने देखा होगा गैलरीज में होते हैं बटन इस टाइप के बल्ब होते हैं, और बिल्कुल कॉर्नर्स में बटन होते हैं दोनों साइड, कहीं से भी ऑन या कहीं से भी हम उसको ऑफ कर सकते हैं। डायरेक्ट बटन्स वो बटन्स हुए जिन्हें हम जब तक प्रेस कर रहे हैं, जैसे कीबोर्ड के बटन्स या फिर डोर बेल के बटन या व्हीकल के हॉर्न्स। टॉगल बटन्स जैसे हमारे घर पे लगे हुए बटन्स हैं, जिसको हम सिंपली ऑन और ऑफ करने के लिए यूज करते हैं, जिसमें हम एक बार प्रेस करते हैं तो लाइट ऑन हो जाती है और दोबारा प्रेस करते हैं तो लाइट ऑफ हो जाती है। तो यहाँ पे जो हमारी पीएलसी है इसमें डायरेक्ट भी है और टॉगल भी है। जैसे ये जो बटन है ये डायरेक्ट बटन है, इसको मैंने प्रेस किया, ठीक है, अब मैं इसको रिलीज कर रहा हूँ, अपने थंब को हटा रहा हूँ तो ये बटन वापस आ जाएगा। फिर मैं इस बटन को प्रेस कर रहा हूँ, प्रेस हुआ, ठीक है, रिलीज किया तो वापस आया। फिर मैंने इस बटन को प्रेस किया, रिलीज कर दिया तो वापस आ गया। बट ये जो बटन है ये टॉगल बटन है, इसको मैंने एक बार रोटेट किया, ठीक है, तो ये वापस नहीं आया। फिर मैंने दोबारा से इसको इस साइड किया तो ये भी वापस नहीं आया। ठीक है, ऐसे ही ये बटन जो है ये भी डायरेक्ट बटन है, इसको प्रेस किया तो ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आएगा। ठीक, तो डायरेक्ट बटन आपको समझ में आ गए, टॉगल समझ में आ गए। हमारी इस पीएलसी में एक टॉगल बटन है, सिंगल टॉगल बटन है हमारे पास, और बाकी रेस्ट हमारे क्या है, डायरेक्ट बटन। So total we have 6 buttons. Out of them, 1 is toggle and 5 are direct button. अब direct button को भी हम further 2 parts में divide कर रहे हैं. The first one is NO and second one is NC. NO means normally open button and NC means normally close button. Normally open button मतलब एक ऐसा बटन जिसको हम नॉर्मल पोजीशन में ओपन रख सकते हैं, और जो नॉर्मल पोजीशन में ओपन रहता है। और नॉर्मली क्लोज बटन मतलब ऐसा बटन जो नॉर्मल पोजीशन में क्लोज होता है। फॉर एग्जाम्पल एनो बटन में क्या होता है कि अगर आपने एनो बटन की बात की तो ओपन है, मतलब ओपन सर्किट है, आपने उस पर कोई इनपुट दिया, तो इनपुट देने से आपने सपोज वो उसमें करंट पास करी इनपुट साइड पे, और
बटन को प्रेस नहीं किया तो बटन की स्टेट है 0, इनपुट प्रेस नहीं हुआ है तो आउटपुट साइड पे करंट नहीं जाएगा क्योंकि वो ओपन सर्किट है। जब तक आप बटन की स्टेट को चेंज नहीं करोगे तब तक आउटपुट नहीं जाएगा। मतलब ऐसा बटन जो 0 पोजीशन पे 0 आउटपुट देता है और 1 पोजीशन पे 1 आउटपुट देता है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मली ओपन बटन। दूसरा आता है नॉर्मली क्लोज बटन। नॉर्मली क्लोज बटन एक ऐसा बटन है जो नॉर्मल पोजीशन में क्लोज रहता है या फिर शॉर्ट सर्किट रहता है। अगर आप बटन प्रेस नहीं कर रहे हैं और करंट पास करा रहे हैं तो आउटपुट साइड पे आपको लॉजिक आउटपुट हाई मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने बटन प्रेस कर दिया तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, लॉजिक लो हो जाएगा। मतलब 0 पोजीशन पे 1 आउटपुट और 1 पोजीशन पे 0 आउटपुट, दैट इज कॉल्ड नॉर्मली क्लोज बटन। अब हम इन दोनों बटन्स को कैसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हम सॉफ्टवेयर पे तो आइडेंटिफाई कर लेंगे, हार्डवेयर पे कैसे आइडेंटिफाई होगा? जो रेड कलर की बटन है दैट इज नॉर्मली क्लोज बटन, और जो ग्रीन कलर की बटन है दैट इज नॉर्मली ओपन बटन। ये सब नॉर्मली ओपन बटन है, ठीक है। तो रेड कलर इज नॉर्मली क्लोज एंड ग्रीन ग्रीन कलर इज नॉर्मली ओपन। ये हमारे इंडस्ट्रीज में आपको ऐसे ही दिखेंगे। लेकिन ये सिर्फ रूल अप्लाई होता है स्टील बॉडी की बटन के साथ। जितने भी ये बटन आपको दिख रहे हैं सब स्टील की बॉडी में है, ठीक है। कुछ बटन चाइना से आते हैं, चाइना के जो बटन है वो प्लास्टिक बॉडी में आते हैं, इसलिए उनमें कोई कलर का लॉजिक नहीं है। वैसे भी चाइना का कोई आंदोलन नहीं है तो इसलिए उनका कोई कलर का लॉजिक है भी नहीं कि कोई 0 है या कोई 1 है। उनका बहुत सिंपल सा ही है कि जो भी बटन आ रही है उसको आपको आउटपुट चेक करो। अगर आउटपुट 0 आ रहा है तो वो नॉर्मली ओपन है, आउटपुट 1 आ रहा है तो वो नॉर्मली क्लोज बटन है। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब एलन बेडले पीएलसी के लिए अब मैं आपको ये कैमरा शेयर नहीं कर रहा हूँ, ठीक। अच्छा, एक और चीज लास्ट, फिर हम कैमरा को बंद कर देंगे। नीचे हमने एलईडीज यूज की हुई है, ठीक है। एलईडीज हमारी 4 एलईडीज हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जिसमें से मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स रखे हैं। तो ऐसे कोई इशू नहीं है, आप सेम कलर की एलईडी भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और एलईडी की प्लेस पे आप मोटर्स ले सकते हैं, कॉइल ले सकते हैं, कन्वेयर बेल्ट हो सकती है, या किसी भी टाइप का कोई अदर लोड हो सकता है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इस पीएलसी को ऑन कर रहा हूँ, मैंने स्विच ऑन किया, ठीक है। स्विच ऑन करने के बाद इसमें एक प्रोग्राम है, मैं उसको चलाता हूँ। जैसे मैंने ये वाला बटन प्रेस करने पे क्या होगा, एक प्रोग्राम बनाया है। आई होप आपको दिखेगा, थोड़ा सा क्लोज करके देखना आप। आपको दिख रहा होगा कि 1 बाय 1 सारी एलईडीज जो है वो ऑन हो रही है और सब में 1 सेकंड का गैप है। तो ये इसमें एक प्रोग्राम डाला हुआ है कि फर्स्ट आउटपुट को ऑन करना है, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को, और सब 1 सेकंड के गैप में ऑन होंगे। और फोर्थ के बाद ये प्रोसेस जो है हमारा रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब हमने इसमें टाइमर का यूज भी किया है और ऑटोमेशन किया है। और ऑटोमेशन क्या किया है कि अपने आप से सारे आउटपुट चलने चाहिए। अब इसको रियल टाइम में अगर मैं मैच करा दूँ इस आउटपुट को, तो जैसे हमारा हाइड्रो पावर प्लांट्स में क्या होती है, हमारी टरबाइन्स होती हैं। तो हम चाहते हैं कि सारी टरबाइन ना चले, एक एक करके टरबाइन चले। और अगर हमें हमारा जो, वैसे तो हम सारी टरबाइन को चलाते हैं कि प्रोडक्शन ज़्यादा करना होता है, और कभी प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं करना है। सपोज जैसे अभी जुलाई में जो है रेनी सीजन आ जाएगा, उस टाइम पे क्या आती है, हमारी सिल्ट बहुत ज़्यादा आती है वाटर में। तो सिल्ट आती है तो टरबाइन्स को बंद किया जाता है क्योंकि टरबाइन्स खराब होने के चांसेस होते हैं। लेकिन सारी टरबाइन्स को बंद नहीं कर सकते, तो हम 1 बाय 1 बंद करते हैं। तो एक बार एक बंद कर दी, फिर कुछ टाइम बाद दूसरी, फिर कुछ टाइम बाद थर्ड, फिर फोर्थ, जितनी भी टरबाइन है अकॉर्डिंगली। अभी 4 का एग्जांपल ले रहा हूँ तो 4 एक्सप्लेन करता हूँ। या फिर ये नहीं समझ में आ रहा है तो हम सिंपली ट्रैफिक लाइट में देख सकते हैं कि जो सिग्नल्स होते हैं, ग्रीन सिग्नल होते हैं, पहले लेन 1 होता है, फिर लेन 2 होता है, फिर लेन 3 होता है, फिर लेन 3। तो वहाँ भी हम इसको यूज कर सकते हैं। और ऐसे ही हमारे पास मल्टीपल एप्लीकेशन हो सकते हैं जहाँ पे हम इस टाइप के प्रोग्राम्स को यूज कर सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं एलन बेडले के पीएलसी के लिए क्या सॉफ्टवेयर यूज किया जाएगा। दूसरी बात, आप लोग के पास पीएलसी नहीं है तो क्या आप लोग पीएलसी के बिना काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? आप कर पाएंगे। उसके लिए आपको मैंने एक सॉफ्टवेयर दिया है, शेयर कर दिया था, वो था सिमुलेटर सॉफ्टवेयर। और आई थिंक वो आप लोगों ने इंस्टॉल भी कर लिया होगा, ठीक है। जो सिमुलेटर सॉफ्टवेयर है वो एक टाइप का वर्चुअल सॉफ्टवेयर है, जिसकी हेल्प से हम अपने क्या कर सकते हैं, हम अपने पीएलसी को प्रोग्राम कर सकते हैं और आउटपुट्स को चेक कर सकते हैं। मतलब जो ये आपके सामने किट है अभी, इसकी रिक्वायरमेंट उस केस में बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि सिमुलेटर आपको वर्चुअली आउटपुट शो करेगा और वर्चुअली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आउटपुट्स आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक। अब सिमुलेटर है क्या? सिमुलेटर का मतलब ही यही होता है बेसिकली कि जब आपके पास हार्डवेयर ना हो और आपको हार्डवेयर जैसी फील लेनी हो तो उसको आप सिमुलेशन कहते हैं। जैसे आप गेम्स वगैरह खेलते हैं, एनएफएस खेलते हैं, या फिर पबजी देख रहे हैं आप, तो ये सब एक टाइप के सिमुलेटर ही हैं। किसी में आप वॉर कर रहे हैं, किसी में आप रेस कर रहे हैं, तो ये एक टाइप के सिमुलेटर हैं क्योंकि आप बिना हार्डवेयर के उन सब चीज़ों को फील कर रहे हैं, राइट।
तो आपके पास सॉफ्टवेयर शेयर्ड है ऑलरेडी और वो आपने इंस्टॉल कर लिया होगा। इंस्टॉल किया है अगर आपने तो मैं आपको सॉफ्टवेयर दिखा देता हूँ। कैमरे की शेयरिंग बंद कर देते हैं हम। ये लॉजिक्स प्रो का सॉफ्टवेयर है, ये आप लोग ओपन कर लीजिए। अच्छा, आप लोग अभी फोन से ही तो आई थिंक लाइव होंगे ना सब? ओके, आप फोन से लाइव है, राइट। और फोन से लाइव आने के बाद आपने अभी प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास लैपटॉप्स होंगे, आप उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिसके पास नहीं होंगे वो स्टेप्स को नोट डाउन करते हुए चलेगा, ठीक है, और बाद में इन प्रोसेस को परफॉर्म करके देखेगा। ऐसा वैसे कोई है जिसके पास लैपटॉप नहीं है एट प्रेजेंट? ठीक है, कोई नहीं है शायद, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर हमें यूज कैसे करना है। अच्छा, अंकित आपके पास नहीं है, कोई नहीं अंकित, तो आप अभी स्टेप्स को नोट करते हुए चलेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको जो आइकन है वो बहुत छोटे छोटे दिख रहे होंगे, जैसे जहाँ मेरा कर्सर है तो आपको दिख नहीं रहा होगा, तो आप जूम कर सकते हैं, जूम की हेल्प से आपको पता लग जाएंगी चीज़ें, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये जो प्रोग्रामिंग है, ये सॉफ्टवेयर है, इसका नाम है, पहले पहले सॉफ्टवेयर की बात करना है। इस सॉफ्टवेयर का नाम है लॉजिक्स प्रो। और लॉजिक्स प्रो जो सॉफ्टवेयर है वो द लर्निंग किट नेम की कंपनी का है, जिसने एलन बेडले के लिए सिमुलेशन बनाया है। ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स नहीं है, ठीक है। ओपन सोर्स नहीं है मतलब ये लाइसेंस वर्जन में आता है जो आपको परचेज करना होता है। लेकिन आपके साथ जो मैंने शेयर किया है वो इसका क्रैक्ड वर्जन शेयर किया है। क्रैक्ड वर्जन आपको मैंने क्रैक करके भी दिखाया है, कैसे क्रैक करेंगे, ठीक है। और क्रैक करने के बाद ये आपका परमानेंट रहेगा। 15 डेज का इसका ट्रायल मोड होता है। इन फ्यूचर अगर आपका कभी भी सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आती है तो लिंक आपके पास है, उस लिंक में वो सॉफ्टवेयर परमानेंट रहेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रार फाइल रखेंगे तो आपके वायरस कभी भी आपके सॉफ्टवेयर को इन्फेक्ट नहीं रखेंगे। रार फाइल मतलब कि कंप्रेस्ड फाइल। अगर सॉफ्टवेयर एक फोल्डर की फॉर्म में होगा तो वो डेफिनेटली उसको इम्पैक्ट कर सकता है, उसकी फाइल्स को उड़ा सकता है, ठीक है। तो लॉजिक्स प्रो आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। इसमें वाइट कलर की जो स्क्रीन है, दिस वन जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये स्क्रीन इसकी प्रोग्रामिंग विंडो है। और लेफ्ट हैंड साइड पे इसकी सिमुलेशन विंडो है, जहाँ पे हम प्रोग्रामिंग जो भी करेंगे उसका आउटपुट देखेंगे, यानी कि इट इज अ काइंड ऑफ वर्चुअल हार्डवेयर स्क्रीन। अब हम जब हम प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो उसमें हम क्या क्या सिंबल्स यूज करेंगे। जैसे हम दो इनपुट यूज कर सकते हैं, दो आउटपुट यूज कर सकते हैं, एक इनपुट एक आउटपुट यूज कर सकते हैं। लेकिन इनपुट आउटपुट के लिए प्रोग्रामिंग में क्या यूज होगा, क्योंकि जो ये प्रोग्रामिंग है लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग, ये किसी सी लैंग्वेज की तरह नहीं है कि हमें इसमें टाइप करना होगा हैश इंक्लूड स्टूडियो या फिर हैश इंक्लूड कोनी हो। ये इस टाइप की प्रोग्रामिंग है जिसमें हमें क्या करना होगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करने होंगे। और ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होंगे, इनपुट एंड आउटपुट। और उनकी हेल्प से हम बनाएंगे लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स जैसे एंड और नॉट, ये सब काम अभी हम करके देखेंगे, ठीक है। तो जब हमारे लॉजिक गेट्स बन जाएंगे तो उन्हीं लॉजिक गेट्स की हेल्प से हमारी इसकी मैक्सिमम प्रोग्रामिंग होगी, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, लेडर्स का मतलब है, सिंपली आपको बताइए, लेडर्स का मतलब होता है स्टेयर्स या फिर स्टेप्स, ठीक है। और यहाँ पे भी जो हम प्रोग्रामिंग करेंगे वो स्टेयर बाय स्टेयर या स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जिसको हम इस सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में बोलते हैं रंग्स। सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रही है, दैट इज कॉल्ड दी रंग, दैट इज दी न्यू रंग, ठीक है। एंड उसके अगर हम राइट में जाएं तो दैट इज द सिंबल फॉर पैरेलल ब्रांच। अगर आपको दो इनपुट पैरेलल में लगाने हैं तो आप इस रंग का यूज करेंगे। अगर आपके पास सिंगल इनपुट है तो एनओ है तो एनओ के लिए इस सिंबल का यूज होगा। ये सिंबल एनसी के लिए यूज होगा और ये सिंबल हम कॉइल के लिए यूज करेंगे। जैसे मुझे पहले क्या करना है, न्यू रंग लगानी है। तो न्यू रंग लगाने के लिए पहले मैंने यहाँ पे एक सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने पर रेड होगा, जब मैं डी सेलेक्ट करूंगा तो रेड से हट जाएगा। मैंने दोबारा सेलेक्ट कर लिया, न्यू रंग के सिंबल पे क्लिक किया, दोबारा क्लिक किया, अगेन अगेन। मैं जितनी बार क्लिक कर रहा हूँ उतनी बार क्या हो रहा है, न्यू रंग्स बनती चली जा रही है। इफ एनी टाइम इफ आई वांट टू डिलीट द रंग, देन राइट क्लिक ऑन द रंग एंड कट रंग।
Again right click and cut run, again right click and cut run, again right click and cut run. Very simple. ठीक है. Now let it suppose I have to use NO, एक NO यूज करना है, तो मैंने यहाँ पे एक NO बनाया, अभी लग जाएगा. ठीक है, NO लग गया. और अगर मुझे कॉइल लगानी है तो मैंने किस पे क्लिक किया, कॉइल पे क्लिक किया, तो यहाँ से कॉइल आउटपुट साइड पे लग गया. आपने जूम किया है तो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए राइट साइड पे देखोगे तो दिख जाएगा जूम आउट करके कि एक आउटपुट अप्लाई हो गया. फिर अगर मुझे 2 एनो लगानी है तो मैंने एक बार क्लिक किया, फिर से क्लिक किया और एक कॉइल लगा दी. फिर मुझे थर्ड रन में आया, अब की बार मुझे एक एनो और एक एनसी चाहिए, फिर एक कॉइल अप्लाई हो गई. अब मुझे अगर सपोज दोनों एनसी चाहिए तो मैंने 2 एनसी ले ली और एक कॉइल लगा दी. ठीक है. अच्छा, एक मुझे क्या चाहिए, 2 एनो चाहिए. पहले मैंने 2 एनो लगाई, फिर मुझे एक आउटपुट चाहिए. मैंने इतना प्रोग्राम बनाया और मुझे ये बाद में याद आया कि मुझे इन दोनों एनो के बीच में एक एनसी ड्रॉप करनी थी. ठीक, तो मैंने क्या किया, एनसी पे क्लिक किया, लेकिन एनसी कहाँ लगी, कॉइल के बाद. तो ये एक टाइप की एरर है प्रोग्रामिंग में. क्या एरर है, आउटपुट का कोई भी सिंबल इनपुट साइड पे यूज नहीं होगा और इनपुट का कोई भी सिंबल आउटपुट साइड पे यूज नहीं होगा. इनपुट के सिंबल कौन कौन से हैं, एनो और एनसी, और आउटपुट का सिंबल कौन सा है, क्वाइल. तो वेरी सिंपल, इनपुट का कोई सिंबल आउटपुट साइड पे नहीं रहेगा और आउटपुट का कोई भी सिंबल इनपुट साइड पे नहीं रहेगा. तो जब हमने ये एनसी लगाई तो ये कॉइल के बाद लगी और कॉइल इनपुट साइड पे आ गई, तो ये एरर थी. इसलिए मैंने उस एनसी को डिलीट कर दिया. और कैसे डिलीट किया, मैंने क्या किया था, मैंने इस जैसे एनसी लगी हुई थी, मैंने इसको सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से डिलीट कर दिया. या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे एनसी लगी हुई है, इस पर हम राइट क्लिक कर सकते हैं, कट कर सकते हैं. ठीक है. अब बात ये आती है कि हुआ क्यों था, गलत क्यों आता है, पहले ये समझते हैं. इस सॉफ्टवेयर में जो भी आपको इंस्ट्रक्शन अप्लाई करनी है वो सेलेक्टेड इंस्ट्रक्शन के बाद अप्लाई होगी. कोई भी न्यू इंस्ट्रक्शन लास्ट सिलेक्शन के बाद अप्लाई होगी. फॉर एग्जांपल अभी अभी सिलेक्शन क्या है, ये रेड जो है ये सिलेक्शन है. मैंने जब एनओ पे क्लिक किया तो एनओ अप्लाई हो गई सिलेक्शन के बाद, सिलेक्शन था रेड और एनओ अप्लाई हुई रेड के बाद. ठीक है. अब सिलेक्शन ये हो गया, मैंने अभी तो यहाँ पे क्लिक किया, लेकिन आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं है. आपने जैसे यहाँ क्लिक किया हुआ था, दोबारा देखते हैं, आपने यहाँ क्लिक किया था, एनओ लगाई, अब रेड भले ही दिख रहा है लेकिन सिलेक्शन ये हो चुका है, अभी ये एनओ सिलेक्शन है. फिर आपने एनओ पे क्लिक किया, अब सिलेक्शन ये हो गया है. अब आपने कॉइल पे क्लिक किया, अब सिलेक्शन ये हो गया, और सब बाद में अप्लाई हो रहे हैं. तो लास्ट में आपने कॉइल लगाई, फिर आपको याद आया एनसी लगानी थी, तो आपने एनसी पे क्लिक किया, इसलिए एनसी किसके बाद अप्लाई हुई, कॉइल के बाद अप्लाई हुई. इज दैट क्लियर. तो न्यू इंस्ट्रक्शन लास्ट सिलेक्टेड इंस्ट्रक्शन के बाद ही अप्लाई होगी. इसका मतलब अगर मुझे दोनों एनओ के बीच में एनओ लगानी है तो अपने लास्ट सिलेक्शन को चेंज करना होगा. जैसे कि अगर मैंने फिर से बनाया इसको एनओ एनओ कॉइल, अब सिलेक्शन कॉइल है लेकिन मुझे दोनों एनओ के बीच में लगानी है, तो सिलेक्शन बना लेते हैं इसे और क्लिक करते हैं एनसी को, दोनों के बीच में आ जाएंगे. इसके लिए एक और मेथड है, अगर आपको ऐसे नहीं करना है, आप एनसी पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके छोड़ना नहीं है, यानी कि लेफ्ट क्लिक यूज करेंगे और इसको ड्रैग करेंगे. ड्रैग एंड ड्रॉप बताया ना मैंने आपको, तो वो बताता हूँ कि ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे होता है. आपने लेफ्ट क्लिक किया, होल्ड कर लिया, माउस को मूव किया, ड्रैग होना स्टार्ट हो गया. ठीक है, आपके साथ एनसी आ रही है, आपके कर्सर पे अटैच हो गई है. अब आपको ड्रॉप करनी है, आपको रेड कलर दिखाई दे रहे हैं, जब तक रेड रहेगा आपको ड्रॉप नहीं करना है, जैसे ही ग्रीन होगा तब ड्रॉप करना है. अब ग्रीन खुद से नहीं होगा, ग्रीन तब होगा जब मैं कर्सर इसके पास लेके जाऊंगा. तो जैसे ही मैं कर्सर इसके पास लेके जा रहा हूँ, ये क्या हो गया, ग्रीन हो गया, और ग्रीन होते ही मैंने इसको ड्रॉप कर दिया. बात समझ में आ गई होगी. ठीक है. ऐसे ही एक और एनसी लाया मैं, फिर से ड्रॉप कर दिया, फिर से एनसी लाया, फिर से जैसे ग्रीन हुआ ड्रॉप कर दिया. मैं एक बार रेड में करके देखता हूँ ड्रॉप. ठीक है, मैंने रेड में ड्रॉप किया तो ये अप्लाई ही नहीं हुआ. वेरी सिंपल, लेफ्ट क्लिक होल्ड ड्रैग एंड व्हेन ग्रीन अपीयर्स ड्रॉप इट. ड्रॉप इट मींस रिलीज द लेफ्ट क्लिक. ठीक है, डिलीट कर लेते हैं. नाउ लेट इट सपोज वी हैव टू कनेक्ट टू एनोज इन पैरेलल. तो हमने एक एनो लिया, फिर से एनो लिया, एक पैरेलल लिया और एक कॉइल लिया. इट मींस कि जो ये दोनों एनो है ये हमारी पैरेलल में कनेक्ट हो गई है. ठीक है, तो ये पैरेलल का सिंबल कहाँ पे हमारा सेकंड है. पर क्या आपको लगता है कि ये दोनों एनो पैरेलल में कनेक्ट हुई है? माइक ऑन करिए प्लीज और मुझे बताइए. अनुपम राज, आप माइक ऑन करके बताएंगे दोनों इनपुट्स जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है कि नहीं है. शिवम, मुझे चार्जर दे देना वहां से, फोन का चार्जर. हाँ जी, बताएंगे मुझे कि ये पैरेलल में है कि नहीं है. कोई और बताना चाहेगा.
क्या बात है, मैंने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया तो लोगों ने लेफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, आप लोग को समझ में आ रहा है या मैं अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ? ठीक है, मैं ऐसे ही बोलता रहता हूँ, फिर एनर्जी वेस्ट करता हूँ मैं अपनी। ठीक है, हमें क्या करना है, अगर हमें दोनों एनो को पैरेलल में लगाना है तो ऐसे नहीं लगाना है। हम क्या करेंगे, हमने जैसे, दोबारा मैं डिलीट कर रहा हूँ इसको, फिर से अप्लाई करते हैं। मैंने एनो पे क्लिक किया, अगेन एनो पे क्लिक किया, अब पैरेलल लगाया, फिर कॉइल लगाया। उसके बाद क्या करना है, हमें ड्रैग करना स्टार्ट करना है। मैंने इस एनो पे क्लिक किया, होल्ड किया, और मैंने राइट साइड पे लाके इसको जैसे ही ग्रीन अपीयर हुआ ड्रॉप कर दिया। फिर से एनो पे क्लिक किया, इसको ड्रैग किया, और जैसे ही ग्रीन अपीयर हुआ इसको मैंने यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दिया। तो ये हमारा क्या बन गया, बेसिकली एक मेरा एक पैरेलल बन गया। ठीक है, दोनों जो इनपुट्स हैं पैरेलल में लग गए। कैसे और कर सकते हैं उसका एक और तरीका बताता हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने एक पैरेलल पे लगाया फिर से। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे मैंने सेलेक्ट किया, एनो अप्लाई किया, यहाँ सेलेक्ट किया, एनो अप्लाई किया, यहाँ सेलेक्ट किया, और एक कॉइल अप्लाई कर दिया। ठीक है, एक मेथड ये हो सकता है कि मैं सब कुछ ही ऊपर से ड्रैग करके लाता हूँ और सब वन बाय वन यहाँ पे लाके ड्रॉप करता चला। ठीक है, ये तो हमारा हो गया बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग कि कैसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, कैसे ये इनपुट्स को यूज करेंगे, सीरीज में लगाएंगे, एनसी यूज करेंगे या कॉइल लगाएंगे। तो डाउट्स हैं आपके तो पूछिए। मैं खुद को म्यूट पे कर रहा हूँ 2 मिनट्स के लिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा वाटर ले लूँ। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू करूंगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप प्लीज मैसेज में ड्रॉप करिए, मैं 2 मिनट बाद देखता हूँ सारे डाउट्स, देन आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो किसी के कोई डाउट्स नहीं है, आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आगे क्या है हमारा, ये तो हमने इनपुट अप्लाई कर दिए, कैसे एनओ अप्लाई करनी है, या फिर कैसे हमें एनसीज अप्लाई करनी है, राइट, या कैसे कॉइल अप्लाई करनी है। अब आपको अगर दिख रहा हो तो एनओ के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, एनसी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, या इन शॉर्ट में ये कहूँ कि हमारे हम जो पीएलसी, आप मैंने आपको जो पीएलसी अभी शो करी थी, उसमें हमारे पास 6 इनपुट्स थे, जिसमें से एक टॉगल बटन था, एक एनसी बटन था, और बाकी रेस्ट हमारे क्या थे, एनओ बटन थे। तो आप जब भी कोई इनपुट यूज करेंगे तो आप जो भी इनपुट यूज कर रहे हैं पर्टिकुलर, वो इनपुट का एड्रेस क्या है आपको ये पता होना चाहिए, जिससे कि वो एनओ है, या फिर वो एनसी है, या फिर आप फर्स्ट इनपुट यूज कर रहे हैं, या फिर आप फोर्थ इनपुट यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनपुट की एड्रेसिंग करते हैं, और इनपुट की एड्रेसिंग करने का एक प्रॉपर मेथड होता है। तो वो एड्रेस कैसे होता है पहले वो देखते हैं। ठीक है, तो हम एड्रेस कैसे करते हैं, एड्रेस होता है ऐसे इनपुट के लिए, उसके लिए हमारा एक प्रॉपर टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड डेटा फाइल्स। अच्छा, आपको ये शो नहीं हो रही है जो मैं टाइप कर रहा हूँ? ठीक है, 1 मिनट। अब दिख रहा है ना?
डेटा फाइल्स। तो डेटा फाइल्स में सबसे पहले हमारे पास है इनपुट डेटा फाइल्स। इनपुट में हमारे पास है इनपुट का एड्रेस होता है आई कोलन, मैं सिमुलेटर के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जब आप हार्डवेयर पे काम करेंगे तो एड्रेस चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंगली, सीमेंस पे काम करेंगे तो एड्रेस चेंज होंगे, अलग अलग पीएलसी पे जाएंगे तो एड्रेस चेंज होते चले जाएंगे। तो आपको कुछ भी करना होगा तो आपको सिंपली क्या सीखना है, सबसे पहले आपको ये सीखना है कि जो भी आप पीएलसी यूज कर रहे हैं उसकी डेटा फाइल्स क्या है। अगर आप डेटा फाइल सीख लेंगे तो आपको उसके इनपुट आउटपुट एड्रेस सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, मैं अपना जो सिमुलेटर है उसके अकॉर्डिंग आपको एड्रेस बता देता हूँ, ठीक। According to simulator, input address of input is I colon 1/02 I colon 1/15। टोटल हमारे पास जो ये एड्रेस है वो 16 एड्रेस हैं, इसमें से हमें सिर्फ 6 यूज करने हैं क्योंकि हमारी पीएलसी में 6 हैं। हम भले ही सिमुलेटर पे काम कर रहे हैं लेकिन हम अपने आप को लिमिटाइज करके चलते हैं, लेस नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट का यूज करना सीखेंगे। ऐसा क्यों, मैं वही आपको बता देता हूँ। जितनी ज्यादा आप इनपुट आउटपुट्स का यूज करेंगे आप उतनी ही कम प्रोग्रामिंग सीख पाएंगे, क्योंकि आप ऑलवेज कोई किसी भी छोटा सा आपका प्रॉब्लम आएगा तो आप क्या करोगे, 4 इनपुट यूज कर लोगे। लेकिन जब तक सिमुलेटर में हो तब तक तो आप 20 भी यूज कर लोगे, पैसा नहीं लग रहा है आपका। लेकिन जब आप हार्डवेयर पे जाओगे तो नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट्स के अकॉर्डिंगली आपको उतनी ही कॉस्टली पीएलसी परचेज करनी होगी। अगर हम ये 6 इनपुट फॉर आउटपुट की बात मैं कर रहा हूँ, जो मैंने पीएलसी आपको शो करी है, ये सिर्फ 8,000 9,000 की रेंज में है, जीएसटी लगा के थोड़ी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप इसमें अगर आपको चाहिए 20 इनपुट एंड 10 आउटपुट तो इसकी कॉस्ट 20,000 चली जाएगी, और ज्यादा चाहिए तो इसकी कॉस्ट और बढ़ जाएगी। इसलिए हम सिर्फ 6 इनपुट का यूज करेंगे सो डैट हम ऐसी प्रोग्रामिंग सीखें जिसमें हम लिमिटेड रिसोर्सेज में भी बहुत अच्छा आउटपुट लेके आ सकें, ठीक है। ये हो गया हमारा इनपुट का एड्रेस। अभी इनपुट का एड्रेस क्या है पहले ये समझ लेते हैं, क्या एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ पे आई रिप्रेजेंट कर रहा है इनपुट को, कोलन कोलन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, कोलन क्या कर रहा है, बेसिकली एज अ सेपरेटर वर्क कर रहा है। जो किसको सेपरेट कर रहा है, अल्फा को, ये अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, और ये क्या है, न्यूमेरिक्स हैं। अल्फाबेट को न्यूमेरिक से सेपरेट कर रहा है। तो लेफ्ट साइड पे अल्फाबेट रहेंगे और राइट साइड पे न्यूमेरिक्स, तो जो कोलन है वो एक तरह का सेपरेटर है। दिस वन इज द वर्ड एड्रेस, दिस जीरो इज द बिट एड्रेस, ठीक है। ये बिट्स और वर्ड में क्या रिलेशन होता है कि एक बिट में कितने, एक सॉरी, वन वर्ड इज इक्वल्स टू 16 बिट्स होती हैं। तो जब भी हमारे इनपुट जो है वो 16 से ज्यादा हमें यूज करने होंगे तो हम वर्ड को चेंज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आई कोलन 3/0 से आई कोलन 3/15, ये हमारे नेक्स्ट इनपुट्स होंगे। अच्छा 2 भी आ सकता है बीच में, आई कोलन 2/0 आई कोलन 2/15, लेकिन सिमुलेटर में ये 2 नहीं है, क्योंकि सिमुलेटर जो है वो एग्जैक्ट सॉफ्टवेयर जैसा नहीं बनाया जाता है बिल्कुल। क्यों, क्योंकि जो एलन बेडले का सॉफ्टवेयर है वो डिजाइन किया रॉकवेल ऑटोमेशन का इसका सॉफ्टवेयर आता है आरएस लॉजिक्स नाम से, जो प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। अब आरएस लॉजिक जो है वो ओपन सोर्स नहीं है, प्लस वो किसी भी टाइप का सिमुलेटर प्रोवाइड नहीं करता है एलन बेडले अपना खुद का। और अगर वो सिमुलेटर प्रोवाइड नहीं करेगा तो ये भी श्योर है कि उस केस में हमें जब हमारे पास सिमुलेटर नहीं होगा तो उस केस में हमें क्या करना होगा कि हमें पीएलसी के साथ ही काम करना होगा और परचेज करनी होगी पीएलसी। इससे किसी थर्ड पार्टी कंपनी ने सॉफ्टवेयर बनाया है एलन बेडले के सॉफ्टवेयर जैसा, लेकिन वो 100% कॉपी नहीं कर सकता है वरना कॉपीराइट्स की बात आ जाएगी। इसलिए उसने कुछ चेंजेस किए हैं, वो चेंजेस आपके सामने हैं, कुछ एड्रेस मिसिंग है, ठीक है। तो इस एड्रेस को हटा देते हैं फिलहाल के लिए, ये हमें यूज भी नहीं करना है। नेक्स्ट एड्रेस जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे आउटपुट का, ठीक है। आउटपुट का एड्रेस होता है O:2/02 O:2/15। यहाँ तक हमारा किसका एड्रेस है, आउटपुट का एड्रेस है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जैसे बाइनरी टाइमर काउंटर्स, वो सब जैसे जैसे हम पढ़ेंगे मैं आपको ब्रीफ करता रहूंगा। फिलहाल इतने ही एड्रेस पे यूज करते हैं, फोकस करते हैं। और हमारे पास जो एड्रेस हमें यूज करने हैं, ये एड्रेस कहाँ है पहले ये देख लेते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है सिमुलेशन, ठीक है, फाइल एडिट सिमुलेशन। सिमुलेशन में एक ऑप्शन है इनपुट आउटपुट सिमुलेटर का, हमने यहाँ पे क्लिक किया तो हमें ये सारे के सारे एड्रेस दिखाई देने लग गए। थोड़ा जूम करके आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है आई कोलन, ये सिंबल पे फोकस नहीं करते, अभी एड्रेस पे फोकस करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है आई कोलन 1, उसके नीचे क्या है फिर 0 1 कहाँ तक है 15 तक, यानी कि जो पहला 0 है इसका मतलब है आई कोलन 1/0। इसके नीचे है आई कोलन 1/1, फिर आई कोलन 1/2, रैंडम देखते हैं आई कोलन 1/7, आई कोलन 1/15। हमारी पीएलसी में 6 हैं तो हमें कितना यूज करना है, आई कोलन 1/0 1 2 3 4 एंड 5, पर हमें यहीं तक यूज करना है क्योंकि 6 इनपुट है हमारे पास, तो 6 का मतलब 5 तक ही होगा क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया। आउटपुट हमारे पास 4 हैं
तो आउटपुट का एड्रेस ये है O:2/0 1 2 3। देखो आउटपुट भी ज्यादा है, इनपुट भी ज्यादा है पर सिमुलेटर में, पर मैं आपको पीएलसी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इन फ्यूचर आपको काम हार्डवेयर पे करना है, ठीक है। इसलिए 6 इनपुट का यूज करेंगे 5 तक, और 3 तक करेंगे 4 आउटपुट्स का यूज। अब इस सिमुलेटर को मैंने थोड़ा सा अपने हार्डवेयर जैसा बनाया हुआ है। हार्डवेयर जैसा बनाने का मतलब क्या है, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो हमारा जो पहला इनपुट था वो था टॉगल, दूसरा इनपुट था हमारा एनसी, और थर्ड इनपुट था हमारा एनओ, फोर्थ भी एनओ, फिफ्थ भी एनओ, सिक्स्थ भी एनओ, ठीक है। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, ये वाला सिंबल, ये एनसी का सिंबल होता है, और ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ये एनओ का सिंबल होता है। ये हार्डवेयर की बात हुई है, हार्डवेयर पे सिंबल ऐसे होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं देखो, ये होता है एनओ का सिंबल। मैं बना रहा हूँ स्क्रीन पे जूम, थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये हमारा एनओ का सिंबल है, राइट। और एनसी का सिंबल होता है कुछ ऐसा। ये सिंबल हार्डवेयर के सिंबल है, सॉफ्टवेयर के नहीं। ये हो गया हमारा एनसी का सिंबल, ठीक। अगर हम सॉफ्टवेयर के सिंबल की बात करें तो सॉफ्टवेयर पे ये हो गया एनओ, और ये हो गया हमारा एनसी, ठीक है। एक एनओ का सिंबल हो गया और एक एनसी का सिंबल, ये हो गया हमारे सॉफ्टवेयर के सिंबल, ठीक है। तो हम चलते हैं पहले वापस इसमें, ठीक है। तो जो हार्डवेयर के सिंबल है हमें वैसे सिंबल बनाने हैं। पहला बटन तो टॉगल है। अच्छा, टॉगल का सिंबल कैसा है वो भी दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। टॉगल का सिंबल हार्डवेयर पे ऐसा होता है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर पे वो कैसा भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर पे वो एनओ भी हो सकती है और एनसी भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो टॉगल हम यूज कर रहे हैं वो एनओ वाली टॉगल है, ठीक है। तो अगर एनओ वाली टॉगल है तो वो ऐसी होगी, और एनसी वाली टॉगल है तो वो ऐसी होगी। आपको दिख रहा है ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, क्या एनओ है क्या एनसी है, वो सब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। पहला जो बटन है वो टॉगल रहना चाहिए। अब बटन सेट कैसे होते हैं, जब आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे तो आपको सारे बटन ऐसे दिखाई देंगे जैसे मैंने अभी बना दिए। अब आप फोकस करिए लेफ्ट साइड पे, बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में, जहाँ पे मेरा कर्सर है। देखिए कर्सर कहाँ जा रहा है, लेफ्ट, ठीक है। तो ये ऐसे बटन हमें स्टार्टिंग में मिलेंगे इनिशियली सारे के सारे। हमें वो अपने अकॉर्डिंग सेट करना है, कौन सा एनओ बनाना है, कौन सा एनसी बनाना है। तो जो पहला इनपुट है ये हमारा बनेगा टॉगल इनपुट। किसी भी इनपुट को टॉगल बनाने के लिए हम उस इनपुट को राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। टू चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ योर बटन वी हैव टू क्लिक राइट, लेफ्ट क्लिक नहीं बोल रहा हूँ मैं, राइट क्लिक, ठीक है। किसी भी बटन की प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए राइट क्लिक करना है। तो मैं जैसे ही इस पर राइट क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक करने से क्या होगा, ये एनओ और एनसी बनेगा, बन रहा है ना, देखिए चेंज हो रहा है बार बार, ठीक है। मुझे क्या बनाना है, इसको एनओ बनाना है, टॉगल का एनओ। तो ये ऐसे ये टॉगल का एनओ बन गया। फर्दर मैं इस पर कभी भी राइट क्लिक कर यूज नहीं करूँगा, मुझे कभी भी इस बटन को चेंज करके, जैसे मुझे अगर इस बटन को चेंज करके क्या बनाना है, कुछ और बनाना है, तो मैं राइट क्लिक का यूज कर लूंगा, लेकिन लेफ्ट क्लिक का यूज फिलहाल नहीं करेंगे। लेकिन हम राइट क्लिक करेंगे नहीं, क्योंकि हमारी जो पीएलसी है उसमें फिक्स है कौन सा टॉगल है कौन सा एनओ है। दूसरे पे आते हैं, दूसरा एनसी है, राइट क्लिक करके एनसी बनाया। थर्ड ऑलरेडी एनओ है, फोर्थ ऑलरेडी एनओ है, फिफ्थ ऑलरेडी एनओ है, सिक्स्थ ऑलरेडी एनओ है, ठीक है। उसको चेंज करने की जरूरत नहीं, ये फिक्स हो गया है। अब मैं पूरी प्रोग्रामिंग सीखते हुए इस हार्डवेयर के पैनल को चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि पीएलसी में भी मैं कोई चेंजेस नहीं करने वाला हूँ, इसलिए ये एज इट इज फिक्स रहेगा। और ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने हार्डवेयर पे जिस नंबर पे एनसी लिया था क्या एनसी उसी नंबर पे ऑलवेज रहती है, तो नो, वो आप अपने ईज के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, कौन से नंबर पे एनओ चाहिए कौन से नंबर पे एनसी। पर हार्डवेयर पे फिक्स करने के बाद सिमुलेटर में हम वैसा ही फिक्स कर लेंगे, सो डैट हमें फ्यूचर में कोई कंफ्यूजन ना। आउटपुट साइड पे कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आउटपुट साइड पे सिंपली वी हैव फोर आउटपुट्स, और आउटपुट अलग अलग कलर के हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए तो एक काम करते हैं, हम पहला प्रोग्राम बनाते हैं अपना, क्रिएटिंग आर फर्स्ट प्रोग्राम टू चेक द प्रॉपर्टी ऑफ एनओ। उससे पहले मेरे को आपसे पूछना है कि आप लोग को समझ में आ गया है, क्या मैं आगे प्रोसीड करूं या नहीं। आप मुझे रिप्लाई कर सकते हैं यस और नो में। ठीक है, आगे प्रोसीड कर लेते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम बना रहे हैं, क्रिएटिंग आवर फर्स्ट प्रोग्राम टू चेक द प्रॉपर्टी ऑफ एन।
वन सेकंड। तो creating our first property to check, sorry, creating our first program to check the property of NO। तो जितना भी मेरी स्क्रीन पे है पहले वो सब हम डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमें NO का प्रोग्राम बनाना है तो क्या करना है, हमें सिंपली एक NO लेना है। पहले एक मैंने NO लिया, उसके साथ एक कॉइल कनेक्ट कर ली। ठीक है, अब एड्रेस की बात कर लेते हैं। हमारे पे कितने एड्रेस हो गए थे, i:1/0, i:1/1, i:1/2, i:1/3, i:1/4 एंड i:1/5। ये हमारे पे 6 आउटपुट्स हैं। o:2/0, o:2/1, o:2/2 एंड o:2/3, ये 4 आउटपुट्स हैं। इसमें से हमारा जो पहला बटन है वो टॉगल है, ये फिक्स हो गए हैं और फिक्स के हिसाब से हमें एड्रेस यूज करना है। ये एनसी है और रेस्ट जितने भी हैं वो सब क्या है हमारे, अब एनओ, सब एनओ है। ठीक है, और एलईडी में कोई कुछ नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई कलर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। क्रिएटिंग आवर फर्स्ट प्रोग्राम टू चेक द प्रॉपर्टी ऑफ एनओ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ये याद हो जाना चाहिए क्योंकि कल आज का सेशन तो खत्म होने वाला है थोड़ी देर में, लेकिन कल हम पूरा का पूरा ऐसे ही इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आपको हार्डवेयर में अगर एड्रेस, सॉरी, प्रोग्राम इनपुट आउटपुट के एड्रेस अगर आपको याद नहीं होंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, i:1/0 is toggle, i:1/1 is NC and rest all are the NOs। तो क्रिएटिंग आवर फर्स्ट प्रोग्राम, एक NO और एक कॉइल ले ली मैंने। ठीक है, कॉइल ऑलरेडी है हमारे पास। क्वेश्चन मार्क पे डबल क्लिक करके आपको क्या करना है, एड्रेस टाइप करना है। तो जूम करके देखिएगा आप, मैंने बोला i:1/2, दैट इज द NO एड्रेस, मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक एड्रेस ले लिया o:2/0, कोई भी एलईडी का मैंने यहाँ पे एक एड्रेस अप्लाई कर दिया। ठीक है, प्रोग्राम बन चुका है। नाउ वी हैव टू चेक कि ये प्रोग्राम सही बना है कि नहीं बना है। ठीक है, तो सही बना है कि नहीं बना है उसको चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस प्रोग्राम को डाउनलोड करूंगा। डाउनलोड का मतलब है कि आपने जो प्रोग्राम पीसी में बनाया है उसको पीएलसी में ट्रांसफर करना है। तो दिस इज आवर पीसी, द सॉफ्टवेयर पार्ट, दैट इज आवर हार्डवेयर पीएलसी पार्ट। ठीक है, सो वी हैव टू डाउनलोड आवर प्रोग्राम फ्रॉम दिस विंडो और दिस सॉफ्टवेयर टू दिस हार्डवेयर। और उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन है, कर्सर जहाँ जा रहा है वहां देखेंगे, जूम आउट करके यहाँ पे एक ऑप्शन है। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो मेरा पैनल रोटेट हो जाएगा और रोटेट होते ही मुझे एक डाउनलोड का बटन दिखेगा। तो जैसे ही मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा मेरी स्क्रीन ब्लिंक करेगी, ब्लिंक करने के बाद स्क्रीन रुक जाएगी, मतलब डाउनलोड हो गया है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पीजीएम लिखा हुआ है। पीजीएम का मतलब है प्रोग्रामिंग मोड। अभी प्रोग्रामिंग मोड इनेबल्ड है, मतलब मैं अपने क्या कर रहा हूँ, उसको अपने सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम कर रहा हूँ। ठीक है, और जब मैं प्रोग्राम कर लूंगा मुझे चेक करना होगा तो मैं किसको इसमें कहाँ ले जाऊंगा, इसको रन मोड पे। मतलब पीजीएम जो है एक टाइप का एडिट मोड है और रन जो है एक टाइप का ऑनलाइन मोड है। तो मैं इसको किस मोड पे लेके आ गया हूँ, रन मोड पे ले आ गया। ठीक है, जैसे ही हम इसको रन मोड पे लेके आएंगे, अब हमें क्या करना है, चेक करना है अपना आउटपुट। ठीक, तो जूम आउट कर लेते हैं। क्या आउटपुट था हमारा, 0 पे 0 आएगा और 1 पे 1 आएगा। तो ये वाला बटन हमने बेसिकली यूज किया है, i:1, हाँ मेरा अभी कर्सर है। ठीक, मैंने ये बटन यूज किया है। तो इस बटन का काम क्या होगा, जब मैंने इसको प्रेस नहीं किया है, ये अभी 0 पोजीशन पे है, इसलिए आपकी एलईडी भी ऑन नहीं है। आपको भी समझ में नहीं आएगा एलईडी ऑन कैसे होती है, जब ऑन हो जाएगी तब आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है। ठीक है, जब मैं ये बटन प्रेस करूंगा तो एलईडी ऑन हो जाएगी, आप देख सकते हैं एलईडी ऑन हो गई है। वो आपको यहाँ भी दिखाई देगी, अपने हार्डवेयर पे भी और अपने सॉफ्टवेयर पे भी आप देख सकते हैं कि एलईडी ऑन है। मतलब एनो बटन एक ऐसा बटन है जो 0 पे 0 आउटपुट देता है और 1 पे 1, लेकिन तब तक जब तक मैं इसको प्रेस करके रखूंगा, क्योंकि डायरेक्ट कैटेगरी का बटन है। मैंने छोड़ दिया, रिलीज कर दिया मैंने बटन, तो आउटपुट 0 हो गया। दोबारा प्रेस किया, 1 पे 1, 0 पे 0। आई थिंक ये क्लियर होगा। अभी इसको मैं हार्डवेयर में बना के दिखाऊंगा आपको। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मेरा एनसी। एनसी बटन के लिए क्या करना है मुझे, एनसी बटन के लिए मुझे अब प्रोग्राम को चेंज करना है। तो मैंने इसको वापस से रोटेट कर लिया, पहले पीजीएम मोड पे आ गए, इसको रोटेट कर लिया, इस प्रोग्राम को डिलीट कर लिया और अब एक एनसी लगाई और एनसी के साथ लगाई मैंने एक कॉइल।
एनसी के क्वेश्चन मार्क पे डबल क्लिक किया, एड्रेस सेम टाइप किए दोनों, चेंज कुछ नहीं किया, I:1/2 वही वाला बटन जो पहले यूज किया था और वही वाली एलईडी। ठीक है, फिर से इस पर क्लिक किया, डाउनलोड किया और इसको मैंने क्या कर दिया, रन कर दिया। तो जब मैं इस बटन को प्रेस करने आ रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि पहले से एलईडी ऑन है जबकि बटन प्रेस नहीं है। इसका मतलब 0 पे 1 और 1 पे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। 0 पे 1 मिल रहा है और 1 पे 0। ये हो गया हमारा एनसी। ठीक है, दोनों टाइप के बटन से हमें क्लियर हो गए। अब मैं इसको प्रेस करता हूँ, 1 करता हूँ तो ये कितना दे दिया इसने हमको, 0 दे दिया। प्रेस नहीं किया तो एलईडी ऑन है, प्रेस किया तो एलईडी ऑफ हो गई। तो हमने 2 प्रोग्राम बना लिए, क्रिएटिंग क्या क्या 2 प्रोग्राम बनाए, टू चेक द प्रॉपर्टी ऑफ एनओ एंड टू चेक द प्रॉपर्टी ऑफ एनसी। कोई डाउट है तो आप मैसेज में ड्रॉप करिए, हम वेट करेंगे। ठीक है, तो कोई मैसेज मेरे पास नहीं आया है, इसका मतलब आप लोग को ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है, मैं अब आपको एक डाउट देता हूँ, एक काम कर लीजिए, सबके सब अपने अपने माइक्स को आप अनम्यूट पे कर लीजिए, सब जितने भी हैं। ठीक है, अब मैं आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन करता हूँ और आप मुझे अकॉर्डिंगली उसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, जब हमने पहला प्रोग्राम बनाया तो हमारा जो पहला प्रोग्राम था वो हमारा पहला प्रोग्राम क्या था कि हम अपने एनओ की प्रॉपर्टी चेक कर रहे थे, हमने I:1/2 का यूज किया। लेकिन जब हमने सेकंड प्रोग्राम बनाया तो हमने सेकंड प्रोग्राम बनाया एनसी के लिए। ठीक है, और जो हमने सेकंड प्रोग्राम बनाया एनसी के लिए उसमें हमने क्या किया कि अपने जितने भी हमने बटन्स यूज किए थे उसमें से हमें कौन सा बटन यूज करना चाहिए था, I:1/1, क्योंकि हमारी जो एनसी है वो I:1/1 है। जबकि हम अभी इस प्रोग्राम में भी हम क्या यूज कर रहे हैं, अगर हम देखें तो हमने यूज किया I:1/2। तो क्या हमने सही किया या हमने गलत किया? यार मैं सेशन को ना बंद कर दूंगा अगर आप लोग मुझे रिप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसे मजा नहीं आ रहा है कि मैं एक तरफ से बोलता रहा हूँ। इट इज नॉट काइंड ऑफ लेक्चर। ठीक है, अगर ये लेक्चर की तरह आपको लेना है तो मुझे पहले ही बता दीजिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन नहीं करूंगा, बस ट्रेन की तरह बोलता चला जाऊंगा। आपको समझ में नहीं आए आए मुझे उससे मतलब नहीं होगा। मैंने सही किया या गलत, श्रवण आप बताइए। जी सर। क्या है, सही है या गलत है? सर सही। ठीक है, कोई और बताएगा? सही। कोई और बताइए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सेशन को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, रेस्ट हम कल करेंगे। आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है शायद इसको कंटिन्यू कराने के लिए, तो मैं इसको यहीं पे ऑफ कर दूँ।